ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 116। अच्छा, यार ज़रा पॉज करो, में थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई मसला नहीं। पेज 318 निकालें बुक का। पास पेपर की दोनों एडजस्टमेंट डिस्कस करनी है भाई। जो काम दिया है वो मेरी इंशाल्लाह जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। पास पेपर की दोनों एडजस्टमेंट्स मैंने डिस्कस करनी है। अच्छा, पेज 318 निकाल लें जी बुक का। एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल नया, एंड डेट इज, इसको चलाओ ना इसी को। डेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, डेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा मोहतरम, लोगों ने एक काम शुरू किया हुआ था, स्टैंडर्ड ने उस काम को सख्ती से मना कर दिया। वो किधर आ रहा है? बुलाया उस बच्चे को जो आपके साथ बैठा होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लोगों ने एक काम शुरू किया हुआ था, स्टैंडर्ड ने उस काम को सख्ती से मना कर दिया। लोग करते ये थे कि अपनी मर्जी से फिगर्स को मैनिपुलेट करते थे। क्या? सेलर को एक सन ग्लासेस बेचे 5,000 के और सेल बुक की 5,000 की, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया और उसको हैंड्स फ्री बेच दिए 100 रुपए के। हालांकि आपको पता है कि हैंड्स फ्री 50 या 100 रुपए के नहीं मिलते, वो भी अच्छे 500-600 के मिलते थे, लेकिन क्योंकि आपने उससे सन ग्लासेस लिए हुए थे 5,000 के, इसलिए उसने इस वजह से आपको डिस्काउंट दे दिया। लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट आपसे 2 किए। 9 बजे आपसे सन ग्लासेस का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसकी सेल बुक की 5,000 पे, और फिर 10 बजे आपसे हैंड्स फ्री का कॉन्ट्रैक्ट किया और उसकी सिर्फ सेल बुक की 100 रुपए पे। हालांकि स्टैंडर्ड कहता है ये तुमने 2 नंबरी करने की कोशिश की है, ये एक पैकेज डील तुमने बनाई है। पहले कॉन्ट्रैक्ट को तुमने हाई प्राइस पे बुक कर दिया और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को तुमने जानबूझ के, ये 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तुम्हारे, मैं हुक्म दे रहा हूं इनको कंबाइन करो। कंबाइन करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? 2 लाइंस बन जाएंगी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएगी। पहली सेल ऑफ सन ग्लासेस, दूसरी हैंड्स फ्री। और ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी? ट्रांजैक्शन प्राइस 5,000 रुपया उधर से आया और 100 रुपया इधर से आया। 5,000 जमा 100 रुपया 5,100। ट्रांजैक्शन प्राइस 5,100 बन गई। 5,100 को दोनों की फेयर वैल्यूज के बेस पे अपोर्शन करें। तो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग करते थे चीजों के। जैसे गाड़ी बेची, उसका कॉन्ट्रैक्ट अलग कर लिया, गाड़ी की सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट अलग कर लिया, और गाड़ी महंगी बेच दी और सर्विस के अंदर डिस्काउंट ज्यादा दे दिया और सर्विस कम प्राइस पे बुक कर ली। तो किसी भी रीजन की वजह से लोग ऐसा करते थे, कोई भी रीजन हो उनकी, लोग ऐसा करते थे। ये करने से स्टैंडर्ड ने मना कर दिया। इसलिए स्टैंडर्ड ने हुक्म दिया, पेज 318 है बुक का, उस पर एग्जाम्पल्स नहीं दी हुई। एग्जाम्पल्स मैंने ये खुद बनाई है, ये भी आपको नोट्स में बांटूंगा। एन एंटिटी मस्ट, गुंजाइश नहीं है, मस्ट, एन एंटिटी मस्ट कंबाइन, इतना सा तो आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, इतना सा। ये भी, एन एंटिटी मस्ट कंबाइन 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स entered into at or approximately near the same time with the same customer। कस्टमर भी सेम होना चाहिए, टाइम भी करीब होना चाहिए। 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के वक्फे से आप कर ले, कोई मसला नहीं। एंड ट्रीट देम एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इफ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर प्रेजेंट। एक मिसाल लेते हैं जी। तीसरी की मिसाल देने लगा हूं। ये मिसाल है, इंशाल्लाह आपके पास अभी कॉपी होके आ जाएगी। अ सॉफ्टवेयर कंपनी एंटर्स, ये ना मैंने असल में कल रात को कोई 1-2 बजे बनाने शुरू किए चीजें, इनको मैं सही करके अपलोड करूंगा। अ सॉफ्टवेयर कंपनी सोल्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू कस्टमर बी। डन। एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने क्या क्या बेचा जी? सॉफ्टवेयर कस्टमर बी को। 3 days लेटर, एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो गया। 3 days लेटर, in a separate contract, S agrees to provide consulting services to significantly customize the software in B's IT environment। अब वो ऐसे सर्विसेज देंगे कि उनका जो सॉफ्टवेयर है उसकी स्पेशल कस्टमाइजेशन है या नॉर्मल इंस्टॉलेशन है? स्पेशल कस्टमाइजेशन है। अब स्टैंडर्ड कहता है
कि हो सकता है ये आपने सेल किया हो 10,000 का और इसमें आपने लिखा हो 500 रुपए, तो ये आप झूठ बोल रहे हो। असल में ये 500 रुपए पे आपने क्यों करके दिया होगा काम उसको, क्योंकि पहले आपने ये काम उसे करके दिया है। तो आप बता दें ये तकरीबन सेम टाइम पे हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, 3 दिन के वक्फे से, सेम कस्टमर से हो रहे हैं, सेम टाइम पे हो रहे हैं, सेम कस्टमर से हो रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कहते हैं इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कर दो, कंबाइन। कंक्लूजन, एस डिटरमिन दैट, अब एस का अगर अच्छा अकाउंटेंट है, समझिए एस का अच्छा अकाउंटेंट है, एस के अच्छे अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, दैट टू कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी कंबाइंड बिकॉज दे वर एंटर्ड इनटू एट, असूली तौर पे तो मैंने जो आपको इतने सवाल कराए हैं ना, उनमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता था, एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता था। 12 जनवरी को भाईजान सॉफ्टवेयर भी दे दो और इंस्टॉल भी कर दो, और इंस्टॉलेशन कस्टमाइज्ड होनी चाहिए, एक ही होता था। लेकिन ये जो आज मैं सवाल करा रहा हूं, 12 को अलग कॉन्ट्रैक्ट किया हमने साइन, और 3 दिन बाद अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 15 को। तो स्टैंडर्ड कहते हैं आप लोग मोंगी मार रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, तो इन दोनों को क्या करो, कंबाइन। द गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सिंगल क्यों है, याद आ रहा है, हाईली स्पेशलाइज्ड जो इंस्टॉलेशन होती है वो तो इनपुट ऐसी बनती है कि इस आउटपुट को मॉडिफाई कर देती है, तो इस वजह से इनको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। लो आप झूठ बोल रहे हो कि मेरे 2 वादे हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट 2 वादे, झूठ। 2 कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन करो, इट इज सिंगल वादा, ये आपका सिंगल वादा है, डन। S determines that 2 contracts should be combined because they were entered into at or nearly the same time with the same customer, and the goods or services in the contract are a single performance obligation। इन दोनों को मिलाओ। एक और मिसाल पढ़ें, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 10,500 होगी। डेवलपर डी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अ सिक्योरिटी सिस्टम टू पीटीसीएल कराची ऑफिस, डन। 3 days later, in a separate contract, D enters into a contract to sell the same system to PTCL Lahore office। सेम से राज, ये नहीं वही वाला सिस्टम, वो वाला सिस्टम कराची वालों को बेच देंगे, और उसी जैसा सिस्टम आप किसको बेचना है। अब मेरे ख्याल से शायद हुआ ये होगा कि कराची वाली डील 1 लाख पे फाइनल हुई होगी, लाहौर वाली डील 40,000 पे फाइनल होगी होगी, हालांकि चीज वही है। अब आप ये वाली सेल लाख पे बुक कर रहे होगे और ये वाली सेल 40,000 पे बुक कर रहे होगे, क्या करना है। मेरे लैपटॉप का चार्जर है, लगाना है, अच्छा सबर कर दो, भी इनको दे दो। आप बताएं, ड्यूरिंग नेगोशिएशन डी एग्रीज टू सेल द सिस्टम एट अ डीप डिस्काउंट इफ बोथ ऑफिसेस परचेज द सिस्टम। मैं तुम्हें डीप डिस्काउंट दे देता हूं। अब मुआहिदे कितने हो गए, मुआहिदा नंबर 1 किसके ऊपर, लाख रुपए के ऊपर, मुआहिदा नंबर 2, अब ये आप झूठ बोल रहे हो। अब आप क्या करो, अब ये तो 2 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, ये 2 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्यों, क्या लाहौर के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम और कराची के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, क्या ये मिक्स होकर कोई नया सिस्टम बन जाएगा। तो ये अल्लाह का शुक्र है सेपरेट वादे हैं, लेकिन निगोशिएटेड एज अ पैकेज, पैकेज के तौर पे लिए है ना। क्यों, वो अगर मैं इनके पास जाऊं और पीटीसीएल लाहौर वाले ना जाएं तो ये मुझे भी 40,000 का दे देंगे। बोले 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 मुझे तो कितने का देंगे, लाख का दे देंगे। लेकिन कराची ऑफिस वाले पहले गए, उन्हें लाख का लगा के दिया, इसको कितने का लगा के दिया, 40,000 का। अब करेंगे क्या पेपर में, लाहौर ऑफिस वाला और कराची ऑफिस वाला इधर लिख के, मेरे ख्याल से लाख जमा 40, ट्रांजेक्शन प्राइस 140 आ जाएगी, और इनकी स्टैंड लॉन प्राइस शायद लाख ही लिख लीजिएगा, मेरे ख्याल से स्टैंड लॉन सेलिंग प्राइस लाख लिख लीजिएगा, और फिर एलोकेशन कर दीजिएगा, क्योंकि दीज आर डन एज अ निगोशिएटेड एज अ पैकेज। इसकी कई मिसालें हो सकती हैं। सुबह सुबह आप गए मैरिज हॉल में, भाईजान मेरी शादी है, खाने का इंतजाम आपने करना है, चलें ठीक है जी, 2 लाख रुपए में खाने का इंतजाम हम कर देंगे। उधर ही शाम को गए, भाई स्टेज भी आपने सजाना है। उन्होंने कहा यार खाना आपने हमारे से किया तो स्टेज फिर आपको 10,000 का सजा देंगे, कोई नहीं चलो मजे करो, स्टेज 10,000 का सजा देंगे। अब इट इज नेगोशिएटेड एज अ पैकेज विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। अब ये 2 वादे तो हैं, लेकिन आपने इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग करना है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग करके कॉन्ट्रैक्ट कितना बना देना है, 1। लेकिन ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन ऐसी है कि इसमें सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। खाना खिलाना अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी, और स्टेज से जाना अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी। तो कंक्लूजन क्या निकला जी, डी कंक्लूड्स दैट 2 contracts should be combined because the contracts were entered into at nearly the same time and the contracts were negotiated as a single commercial package। एक ही पैकेज में आपने दोनों को डील करें। कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन होगा, ऑब्लिगेशंस दो होंगी। ऑब्लिगेशन तो डिपेंड करता है ना वो डिस्टिंक्ट वाली बात के ऊपर, ऑब्लिगेशन तो डिपेंड करता है डिस्टिंक्ट वाली बात के ऊपर। तो
ऑब्लिगेशन कितनी होंगी वो अलग बात है, कॉन्ट्रैक्ट दोनों कंबाइन हो जाएंगे ये अलग बात है। मैं जरा आपको रिपीट कराता हूं बात, समझना मेरी बात दोबारा। 4 जनवरी को मैंने कहा ₹1,00,000 का सॉफ्टवेयर दे दो, और 5 जनवरी को मैंने कहा इसको मेरे सिस्टम में आके इंटीग्रेट कर दो, ये ₹2,000 में। अब ये दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस नहीं है, क्योंकि ये हाईली कस्टमाइज्ड इंटीग्रेशन है। अब ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो एक है, दिखने में कॉन्ट्रैक्ट हमने दो नंबर बनाए हैं लोगों के लिए, 2 कॉन्ट्रैक्ट, इन 2 कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन करके एक कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से प्राइस एलोकेशन का चक्कर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, सिंगल। लेकिन इसका नाम क्या रखेंगे, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट या 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। इधर आए, 2 वादे हैं, लाहौर में भी सिक्योरिटी सिस्टम लगा के देने, कराची में भी। कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, लीगली 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं। IFRS 15 कहते हैं दोनों को एक ही फाइल में लगा दो। कितने कॉन्ट्रैक्ट बन गए, एक। लेकिन वो डिस्टिंक्ट है या इनडिस्टिंक्ट है, वो वाला सवाल आप पुराने तरीके से सोच लें। ये दोनों सिक्योरिटी सिस्टम आपस में जुड़ के कोई नया आउटपुट देंगे या ये अलग खुद आउटपुट्स हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। तो यहां परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी आ जाएंगी, 2। तो क्यों फिर इसको हमने कंबाइन क्यों किया, बिकॉज इट इज नेगोशिएटेड एज अ पैकेज। और तीसरी और आसान सी एग्जांपल, अ मैरिज हॉल एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेमिनार to be held by PTCL for foreign clients in November। तो PTCL ने कहा मेरे फॉरेन क्लाइंट्स कुछ आ रहे हैं नवंबर में, मैंने उनके लिए सेमिनार करना है, कोई नई सर्विस इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। 3 days later मैरिज हॉल एंटर्ड इनटू अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ सेमिनार टू बी हेल्ड बाय PTCL फॉर लोकल क्लाइंट्स टू बी हेल्ड इन December। द कंसिडरेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये लाइन जरा इंपॉर्टेंट है, द कंसिडरेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट। मैं जरा देखूंगा कि तुम इसमें कैसा खाना खिलाते हो, कैसे अरेंजमेंट्स करते हो, उसके मुताबिक मैं इसकी प्राइस फिर तुम्हें दूंगा। तो ऑब्वियसली इट इज जस्ट लाइक अ पैकेज डील, ये भी एक पैकेज डील टाइप हो रही है। तो इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को आप झूठ बोल रहे हैं, ये अलग अलग हैं, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से दोनों इवेंट्स ऐसे हैं कि वो दोनों मिलके कोई अलग आउटपुट नहीं बना रहे, बल्कि दोनों इवेंट खुद एक अलग आउटपुट है। तो इसके अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक इसके अंदर थी, इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी होगी, 2। मैरिज हॉल कंक्लूड्स दैट, मैरिज हॉल का अकाउंटेंट अच्छा है, अब वो क्या IFRS 15 लगाते हुए क्या कंक्लूड करेगा, दैट 2 कॉन्ट्रैक्ट्स शुड बी कंबाइंड बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट्स वर एंटर्ड इनटू एट नियरली द सेम टाइम एंड द कंसिडरेशन ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट। तो यार मेरे ख्याल से ये न्यूमेरिकल श्यूमेरिकल में नहीं आ सकता, आ भी जाए तो आपको मैंने समझा दिया। ये थ्योरी का सवाल ज़्यादा आ सकता है कि किन सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन होगा MCQs में और किन में नहीं होगा। तो ये 3 अल्फाज आप याद करें। नंबर 1, निगोशिएटेड एज अ पैकेज, कंसिडरेशन टू बी पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन द प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिपेंड करेगी तुम मेरा ये वाला फंक्शन कैसा करा के दोगे, और इन द एंड देयर इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो ये 3 मिसालें हैं, अगर ये आ गई तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को लीगली 2 कॉन्ट्रैक्ट्स कहेंगे हम एज पर कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बट एज पर IFRS 15 इनको क्या कहा जाएगा। चलें ये 3 लफ्ज याद करें, निगोशिएटेड एज अ पैकेज, डिपेंड्स ऑन द प्राइस और परफॉर्मेंस ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट, और इट इज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अच्छा, IFRS के लिए अब हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेन मेहनत वाला काम था वो मैंने कर लिया। 1-2 स्टैंडर्ड में मैं आपको सैंपल बेस पे ना IFRS के पैरास खोल के दिखा दूंगा, या आपको भी मैं सफ़ा बांट रहा हूँ। तो इसमें मैंने ये वाला पेज डाल दिया, जिसकी वजह से अब मुझे और आपको ज़्यादा बैठना नहीं पड़ेगा। इसमें जो येलो वाले हाईलाइटेड है ना हर स्टैंडर्ड के, ये ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए ज़रूर। हर स्टैंडर्ड में कुछ येलो वाली चीज़ें हैं, रिसर्च की एग्जांपल्स, डेवलपमेंट की एग्जांपल्स, डेवलपमेंट का क्राइटेरिया, ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए हर स्टैंडर्ड में। IS 10 में नॉन एडजस्टिंग की एग्जांपल्स दी हुई हैं स्टैंडर्ड में। IS 37 में ये वाले पैरास मेरी नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीस्ट्रक्चरिंग नहीं, यहाँ वो क्या लिखना था हमने, ये कुछ, ये रीस्ट्रक्चरिंग था नहीं, ये रीस्ट्रक्चरिंग था, और फिर ये रीइंबर्समेंट था, यहाँ रीइंबर्समेंट लिखना था। चलें ठीक है, वो आएगा, नोट सही कर लीजिएगा, अपलोड सही करूँगा। ये रीइंबर्समेंट था। आगे बुक के पेज नंबर लिख दिए, ताकि बुक के पेज नंबर अगर आपके सामने हो तो अब आपने करना क्या है घर में, जब आपने स्टैंडर्ड तैयार कर लिया बुक से, क्योंकि हमने तो बुक से पढ़ा हुआ है, बुक से तैयार करने के बाद आपने फिर स्टैंडर्ड खोलना है, और स्टैंडर्ड खोल के ये वाले पैरास ढूंढ लेने हैं
कहाँ पे अवेलेबल है। टाइम हुआ तो सारे ढूंढ लीजिएगा, लेकिन कम से कम ये येलो वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर ढूंढ लीजिएगा। जैसे आज हम IFRS 15 कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करने की आपको पता है 5 शराइत थी, 5 शराइत थी। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ये 3 बातें अगर आपको भूल रही हो तो पैरा 17। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, उसकी 3 बातें थी, पैरा नंबर 35। और पैरा 95, 96, 97, 98 कल किया था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वो सारी चीजें। तो ये जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे इनके पेज नंबर भी लिखनी है। एंड सो ऑन। IS 41, IFRS 8। IFRS 8 में तो स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी, डिस्क्लोजर वगैरह और लिस्टें वगैरह। चलें, इसको फिर भी स्टैंडर्ड इंशाल्लाह खोल के हम देखेंगे अगली क्लास में। ऑलमोस्ट द वर्क इज डन 90%। चलो भाई आ जाओ अब वापस जी। स्टैंडर्ड के, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, स्टैंडर्ड के जो स्टिकी नोट्स लगाएंगे उसके ऊपर आप लिख सकते हैं एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च, एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट, कोई मसला नहीं, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं स्टिकी नोट लगा के। जी जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा यार, अब नोट्स आने में मादरत थोड़ी देर लगी है, ज़्यादा सफ़े थे, तो आज के नोट्स का पेज नंबर 4 मैं खोल रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स, ये सवाल ज़रा पढ़ लेते हैं। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। कल हम क्या बना के दे रहे थे यार, एसी चलाओ, हाँ चला दिए। कल हम क्या बना के दे रहे थे, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज बना के दे रहे थे, और कल जमादार की सर्विस के लिए वाइपर खरीदने वाली मिसाल भी दी थी, याद आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉस्ट टू ऑब्टेन, कॉस्ट टू फुलफिल। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू मैनेज अ कस्टमर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेटा। हमने नेस्ले वालों को कहा है कि हम IT जानते हैं, हम आपका टेक्नोलॉजी डाटा हैंडल करते हैं 5 साल के लिए। तो मेरे ख्याल से ये PO सेटिस्फाइड ओवर टाइम बनेगा, बिकॉज जैसे जैसे मैं सर्विस देता रहूंगा वो बंदा सर्विस कंज्यूम करता रहेगा, तो ये PO सेटिस्फाइड ओवर टाइम बनेगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज रिन्यूएबल फॉर सब्सिक्वेंट 1 ईयर पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए रिन्यू हो सकता है। द एवरेज कस्टमर टर्म इज 7 years। इसका मतलब है 5 साल ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, एक साल रिन्यू का, टोटल रेवेन्यू टोटल 7 साल बने। बिफोर प्रोवाइडिंग द सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करने से पहले हम घर में तैयारी करेंगे। हम IT फर्म है, हम घर में तैयारी करेंगे। द एंटिटी डिजाइंस एंड बिल्ड्स अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, यानी कोडिंग वगैरह, फॉर एंटिटीज इंटरनल यूज के लिए, डेट इंटरफेसेस विद कस्टमर सिस्टम। यानी हम होमवर्क करेंगे कि हमारे सिस्टम में क्या क्या चीजें होंगी तो दूसरे का सिस्टम पकड़ सकेगा। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, इंटरनेट आपका ना चल रहा हो तो वो लोग आपको कहते हैं सर आप अलाउ करें हम आपकी स्क्रीन को एक्सेस कर लें। किसी ने कभी सुना ये? तो वो अपने उधर सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट वाले बैठ के हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये हमने कोई इंटीग्रेशन करने की कोशिश की है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। द प्लेटफॉर्म इज नॉट ट्रांसफर टू कस्टमर, ये हमने कोई टेक्नोलॉजी उनको ट्रांसफर नहीं की, बट विल बी यूज्ड टू डिलीवर सर्विस टू द कस्टमर। ये हमने उसको जो सफाई करने के लिए स्वीप खरीदा है उसे बेच नहीं दिया, ये स्वीप हम इस्तेमाल करते रहेंगे उसकी सफाई करने के लिए, उसे बेचा नहीं है। ऑब्वियसली तो यही स्वीप जैसे हम इस्तेमाल करते हैं सफाई करने के लिए। द इनिशियल कॉस्ट इनकर्ड इज एज फॉलोज: डिजाइनिंग सर्विसेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड माइग्रेशन, माइग्रेट शिफ्ट करना, एंड टेस्टिंग ऑफ डाटा सेंटर। अब आप मुझे बता दें इनमें से कौन सी चीजें मेरे साथ हमेशा के लिए आ गई हैं और कौन सी चीजें इस प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकली हेल्प करेंगी। मेरे ख्याल से हार्डवेयर पे IS 16 लगेगा, और वो जितना इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज होगा, याद आ रहा है कल वाली प्लांट की मिसाल, हार्डवेयर पे क्या लगेगा IS 16, और वो जितना इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज होगा उसकी डेप्रिसिएशन इस कॉन्ट्रैक्ट में जाएगी कल के प्लांट की तरह, और सॉफ्टवेयर जितना इस कॉन्ट्रैक्ट में यूज होगा वो इसके मुताबिक अमोर्टाइज होगा। लेकिन मेरे ख्याल से डिजाइनिंग और टेस्टिंग ऑफ डाटा ये वाहिद इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट कर रहा है। अब बता दें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स में क्या क्या चीजें जाएंगी? 4। ये पूरा, इसकी डेप्रिसिएशन, ये पूरा। लेकिन ये जो दोनों पूरे जाएंगे ना, ये पूरे जाकर पहले साल ही खर्चा बुक नहीं हो जाएंगे, इनको हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से गुजार के आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में बुक करेंगे, जैसे कल वाले सवाल में किया। डिजाइन सर्विसेज रिकॉग्नाइज्ड एज एंड अमोर्टाइज्ड ओवर, माइग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ डाटा सेंटर recognized as a asset and amortized over 7 years, और हार्डवेयर कॉस्ट
अकाउंटेड फॉर अंडर IS 16 और सॉफ्टवेयर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज पर IS 38। तो ये हमने कल किताब में कहाँ पढ़ा था, खोलिएगा जरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वाला। 346। चलें जी, बस आपके सवाल का इम्तिहान ख़त्म हो रहा है, अब न्यूमेरिकल शुरू करने लगे हैं। 346। अच्छा जी, कॉस्ट टू ऑब्टेन में क्या थी, थोड़ी डिस्कशन मुझे बता दें। अगर मैं ऑब्टेन कर लेता हूं और बाद में स्टाफ को कमीशन या बोनस देता हूं, अगर विन कर लेता हूं कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको क्या करना है, कैपिटलाइज। और इसके अलावा मेरी ट्रेवलिंग का खर्चा भी कैपिटलाइज हो सकता है अगर मैंने कस्टमर से कह दिया है कि तुमने मुझे ये पैसे देने हैं। लेकिन एक सूरत में कमीशन वगैरह और बोनस वगैरह जो विन करने पे मैंने स्टाफ को दिए हैं वो भी एक्सपेंस में जाने, वो किसी को याद हो कब, अगर लेस देन 1 ईयर। ओके, कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि मटेरियल, लेबर और सब कॉन्ट्रैक्टर के पैसे वगैरह कैपिटलाइज होंगे। जनरल एडमिन, वेस्टेड मटेरियल और पुरानी ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर दी हुई है, उसकी रिपेयर वगैरह करने के लिए जो पैसे हैं वो कहां जाएंगे, एक्सपेंस में जाएंगे। क्लियर? ओके, तो इसके लिए 2 पैराज इंपॉर्टेंट होंगे ज्यादा, 97 और 98। असल में ये जो चीजें हैं ना, क्या कहते हैं, ये जो डिजाइनिंग की है और माइग्रेशन ऑफ डाटा, ये सारा, या हमने सफाई करने के लिए स्वीप खरीदे हैं, इन चीज़ों में, या ईंट बजरी सीमेंट खरीदा है, इन चीज़ों में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। क्या? दीज कॉस्ट रिलेट डायरेक्टली टू द कॉन्ट्रैक्ट, दीज कॉस्ट जनरेट रिसोर्सेज ऑफ सेलर। सेलर जितना स्वीप खरीदता रहेगा उतने रिसोर्सेज बढ़ते रहेंगे, सेलर जितनी ईंटें खरीदता रहेगा उसके अपने रिसोर्सेज बढ़ते रहेंगे, सेलर जितना डिजाइनिंग और माइग्रेशन डाटा करता रहेगा उसकी पावर बढ़ती रहेगी और उसके लिए काम करना आसान होगा। तो ये चीजें हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वगैरह में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको कैपिटलाइज किया जाता है। समझ आई बात? डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल तुम्हारे में क्या खसूसियत है कि तुम्हें कैपिटलाइज किया जा रहा है, और इनको, तो भाईजान इन चीजों में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या ये लोग ये चीजें इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैं, ये चीजें एंटिटी के रिसोर्सेज को इनहेंस कर रही हैं, और ये चीजें तो हम कस्टमर से ले ही लेंगे बिल में डाल के, वो टेंशन की जरूरत नहीं है। कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, और कस्टमर से हम बिल में डाल के ये चीजें ले लेंगे। तो एक कोई लाइन जरा अंडरलाइन कर लें, शुरू से मैं पढ़ा हूं। इफ कॉस्ट इनकर्ड इन फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट विद इन द स्कोप ऑफ अदर स्टैंडर्ड। याद है कल प्लांट वाली बात, उस पर अदर स्टैंडर्ड लगा था और उसको हमने एसेट बनाया था, सिर्फ उसकी डेफिनेशन को डाला था हमने, और IS 38 आज जो दिखाया आपको सवाल, entity shall record an asset from costs incurred to fulfill only if these meet the following। these से मुराद है ये वाली, those costs से मुराद है पैरा 97 वाली। पैरा 97 वाली चीजें अगर ये 3 शर्तें पूरी करें तो इन्हें कैपिटलाइज करने, अगर पैरा 97 वाली चीजें ये शर्तें पूरी ना करें तो इनको कैपिटलाइज नहीं करना। क्लियर? चलो अब्दुल्ला नोट्स बांट दो, यहां लिखें पैरा 97, यहां छोटा सा लिखें पैरा 97 वाली चीजों को ये शराइत पूरी करनी चाहिए। ये वाली बात बताएं, कौन बताएगा? अगर चीजें किसी और स्टैंडर्ड के स्कोप में हैं तो उनको स्टैंडर्ड के मुताबिक डील कराओ। कल हमने क्या खरीदा था? प्लांट पूरे की कॉस्ट को डाल दिया था ईंट बजरी सीमेंट की तरह, या सिर्फ उसकी डेप्रिसिएशन को? ये बात है कि अगर आपने प्रोजेक्ट के लिए प्लांट खरीदा, क्रेन खरीदी, बड़े बड़े आपने ट्रक खरीदे, तो क्या ये आपको उस प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे या हमेशा हेल्प करेंगे? तो फिर उनको उस स्टैंडर्ड के मुताबिक सिर्फ उनकी डेप्रिसिएशन हमने डाली थी या पूरी पूरी कॉस्टें डाल दी थी? ये बात है असल में, उनको वो वाला स्टैंडर्ड डील कर रहे, तो पूरे प्लांट की कॉस्ट को बिल्डिंग की कॉस्ट में डाला था या प्लांट की सिर्फ डिप्रिसिएशन को?
ये बात लिखी हुई। IS2 की भी कोई मिसाल देख लेंगे, कोई मिसाल। फिर ऐसा होता है कि IS2 में आप चीज़ बना के रख लेते हैं, उसको बेचते नहीं है, वो फिर बना के रख लें अपने पास, कल कल आपको जब कभी ज़रूरत पड़ी बेच देंगे। तो इसकी मिसाल लिखें IS16 की, कल प्लांट की डिप्रिसिएशन इसमें डाली थी। अच्छा, अब आप मुझे इसके दो सवाल बताएं। एक आज के नोट्स में सवाल है, लेक्चर कौन से? 116। डेटा माइग्रेशन वाला कौन सी एग्जांपल है? एग्जांपल नंबर 3 है ना, डेटा माइग्रेशन वाली एग्जांपल नंबर 3। और कल हमने एक सवाल किया था, पेज नंबर पता नहीं कौन सा, लेक्चर नोट्स का 700 पता नहीं कौन सा, 719, क्वेश्चन नंबर 718। एक फुलफिल वाला था और एक ऑब्टेन वाला था। मैं फुलफिल वाला पूछ रहा हूं। पेज नंबर 718, क्वेश्चन 719। ये दो सवाल हैं। क्या चीज? एक भाई कह रहे हैं कि जो प्रिंट आउट आया उस पर हाईलाइटिंग नहीं हुई हुई, तो ऑब्वियसली प्रिंट में हाईलाइटिंग आप एक्सपेक्ट ना करें। अच्छा, कोई मसला नहीं, हाईलाइटिंग नहीं हुई, मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, आप खुद हाईलाइट कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें अपलोड तो हो ही रही हैं, तो IFRS पैरास हाईलाइट कर लीजिएगा। जी अब्दुल्ला, नोट्स इस रो में दे दें, वो मैं दूंगा आज इंशाल्लाह। अच्छा चलें जरा, आज के नोट्स आपके हाथ में हैं, इसमें मुझे बताएं, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिया? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अभी हमने किया है, ये टिक कर लें आज के नोट्स में, पहला सफ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अगला एग्जाम्पल नंबर 3 किया हमने। इसके बाद एग्जाम्पल तो नहीं की हमने, पेज नंबर 8 की है। इसमें हमने क्या गलती सही की थी? ये वाला लफ्ज काटा है, एंटर्स। पेज नंबर आज के नोट्स का 8, ऑनलाइन में सही अपलोड होगा, एंटर्स। ओके एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 भी कर लें, फिर मैं न्यूमेरिकल शुरू कराता हूँ। पेज नंबर 4। अच्छा जी, ये आपने सोल्यूशन नहीं पढ़ना, ये मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। कल आपको याद हो कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम कब समझी जाएगी? जब 3 शराइत पूरी हो रही हो या 3 में से कोई एक। अगर सेलर सर्विस दे रहे और साथ साथ बायर उसे कंज्यूम कर रहा है, तो ये भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फौरन सेटिस्फाई हो रही है या आहिस्ता आहिस्ता? दूसरी मिसाल, सेलर हमारे घर आके अलमारी बना के दे रहे हैं, हमारे लैंड पे आके हमें घर बना के दे रहे हैं, हमारे घर आके हमें काम करके दे रहे हैं, तो ऐसे में भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे सेटिस्फाई हो रही है? आहिस्ता आहिस्ता, ओवर टाइम। तीसरी मिसाल थोड़ी सी मजे की थी, उसमें यह था कि सेलर अपनी ही दुकान पे फर्नीचर बनाएगा, सेलर अपनी ही दुकान पे फर्नीचर बनाएगा, लेकिन दो चीजें होंगी। एक तो कॉन्ट्रैक्ट में हम लिख देंगे कि तुम किसी को बेचना ना, या वो चीज ही ऐसी होगी कि वो किसी को बेच नहीं सकेगा, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज बनवा रहे होंगे जो हमारे इस्तेमाल की होगी। और दूसरी शर्त, अगर मैं, सेलर नहीं, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट क्या करूं? कैंसल, तो मैं उसे क्या पे करूंगा? जितना अधूरा काम है उसके भी पैसे पे करूंगा। तो ये बात ना, यानी कि जितना हो गया, सॉरी अधूरा नहीं, जितना हो गया, जहां तक हो गया। तो ये पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम में तीसरा पॉइंट है। आज वाले नोट्स में मैंने दोबारा डाले, पेज नंबर 1 पे।
द एसेट हैज नो यूज फॉर सेलर। मैं जो फर्नीचर बना रहा हूं उसका सेलर के लिए कोई यूज नहीं है। अगर सेलर इज रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रेक्चुअली बाय बायर नॉट टू सेल टू, और it is not practicable for seller to sell this furniture to someone else because of its specialized, example given, machine for Honda, satellite for someone। और दूसरी शर्त, and the entity has a right of payment work done। सेलर को जितना काम मुझे करके दे दे उस पर उसका क्या होना चाहिए, हक होना चाहिए। डन। अब इस कॉन्सेप्ट की आज हमने एग्जांपल्स करनी है। इसमें से 4 और 5 आप कर चुके हैं पहले ही, सिर्फ पढ़ लें। एक एंटिटी है, हेल्थ क्लब चलाती है, जिम, हेल्थ क्लब आजकल नाम रखा है उसका, लोग चले जाते हैं। एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर फॉर 1 year ऑफ एक्सेस टू एनी ऑफ इट्स हेल्थ क्लब्स। हेल्थ क्लब इसके 4-5 होंगे डिफेंस में, गुलबर्ग में, कहते जहां भी तुम गए हो उधर ही हेल्थ क्लब में घुस जाया करो। कस्टमर ने वादा किया मैं तुम्हें 15,000 दूंगा पर महीने, और साल में 1,80,000। हाउ द रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड टू दिस सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये सिंगल वादा है लेकिन सेटिस्फाई हो रहा है ओवर टाइम या एट अ पॉइंट इन टाइम, आपने बताना है ओवर टाइम। क्यों? जैसे जैसे वो मुझे सर्विस देता रहेगा वैसे वैसे मेरी सर्विस कंज्यूम होती रहेगी। द कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम, बस ये बात थी। द कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम द बेनिफिट ऑफ एंटिटीज परफॉर्मेंस एज इट इज परफॉर्म्ड बाय मेकिंग हेल्थ क्लब अवेलेबल। वो हेल्थ क्लब अवेलेबल कर रहे हैं, मेरी बॉडी बन रही है, कॉन्सिक्वेंटली द एंटिटीज परफॉर्मेंस इज सेटिस्फाइड। अच्छा, इसका रेवेन्यू कैसे बुक करें? जितने मसल बने हमारे, इसका बेहतर है बस हर महीने 15,000 ही रेवेन्यू डाल दें। और क्या इसमें साइंस खिचड़ी बनानी है? तो स्ट्रेट लाइन पे करें। द बेस्ट मेजर ऑफ परसेंटेज इज टाइम बेस्ड मेजर, एंड रिकॉर्ड रेवेन्यू हर महीने 15,000 का कर लें बस। और क्या करना है? अगर साल का आपको दे दे 180, उसे डिवाइड करते हैं 12 पे, 15,000 हर महीने रेवेन्यू बुक कर लें। तो अगर पेपर में सवाल आए किसी बंदे ने एनुअल सब्सक्रिप्शन जमा कराई है क्लब को, तो कैसे रेवेन्यू बुक करें? तो बेहतर है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन टाइम बेस पे निकाल लें। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को अंडरलाइन करें, किस बेस पे निकाल लें? टाइम बेस पे। ये 3 चीजें मैं अपलोड करते हुए भी अंडरलाइन कर दूंगा। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन टाइम बेस पे निकाले। अगला पढ़ेंगे, ये भी सवाल यही है, ओवर टाइम या एट अ पॉइंट इन टाइम। An entity enters into a contract to provide monthly payroll processing services to a customer। हर महीने तुम्हारी तनख्वाहें मुलाजमीन की मैं निकाल दिया करूंगा, क्योंकि तुम 400 तो तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं। टू अ कस्टमर फॉर 1 year। द प्रोमिस्ड पेरोल प्रोसेसिंग सर्विसेज आर अकाउंटेड फॉर एज अ सिंगल वादा। ये सिंगल वादा है मेरा आपसे, यानी कि सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम या एट अ पॉइंट इन टाइम। सोच के बताएं, पेरोल सर्विसेज की नेचर सोचे ना, जैसे जैसे वो तनख्वाहों की कैलकुलेशन करके देता रहेगा वैसे वैसे हम तनख्वाहें लोगों को देते रहेंगे। तो वही वाली इंग्लिश, इट इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड, रीजन इज साइमल्टेनियसली रिसीव एंड, और इसकी भी बेस्ट मेजर क्या है? टाइम बेस कर लें। अगर साल के 1,20,000 हैं तो महीने का रेवेन्यू 10,000। तैयार है? तैयार है? सवाल आ गया भाईजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। An entity is developing a multi-unit residential complex। फर्नीचर वाली एग्जांपल ज़हन में रखनी है आपने। An entity is developing a multi-unit residential complex। A customer enters into a binding sales contract, यानी कि नॉन कैंसिलेबल जो भी समझ लो। A customer enters into a binding sales contract, साइन वगैरह हुए हैं, with the entity for a specified unit that is under construction। यार ये जो लोग एंटिटीज़ होती हैं मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे होते हैं, कराची में अक्सर फ्लैट्स बने होते हैं, तो ये एंटिटीज़ हमारे घर आके चीज़ बना के देती हैं या खुद से बना के दे रही होती हैं? हमें खुद से बना के दे रही होती हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से अगर मैं किसी से घर बनवा रहा हूँ तो ये कोई उस टाइप की तो चीज़ नहीं है, जैसे जैसे वो बना के दे रहा है वैसे वैसे मैं इस्तेमाल करता जा रहा हूँ, रहूँगा तो मैं बाद में जब कभी बनेगा। तो पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त मुझे ये बताएं कि एंटिटी डेवलप कर रही है मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, उसमें से मैंने एक घर लेना है, तो क्या ये मैंने उसको अपनी लैंड दे के घर बनवा रहा हूं कि जैसे जैसे वो एसेट क्रिएट होता जाएगा वैसे वैसे वो मेरा बनता रहेगा? तो ये दूसरा वाला सिनेरियो भी। तीसरे सिनेरियो में हमने पढ़ा था वो खुद ही हमें कोई चीज बना के दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो मुझे तो ये वो वाला लग रहा है, तीसरा वाला। एन एंटिटी इज डेवलपिंग आ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स
एक कस्टमर, मैं गया उसके पास, उसके तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, मैं गया उसके पास, मैंने कहा यार मुझे एक यूनिट इसमें से चाहिए, तो वो मेरे घर आके बना के देगा या अपनी ही लैंड पे बना के देगा मुझे? तो इसका मतलब ये तीसरा वाला सिनेरियो है। अब फुल स्टॉप। ईच यूनिट हैज अ सिमिलर फ्लोर प्लान, जितने भी घर बनने हैं सबका फ्लोर प्लान सेम है, यानी 5 मरले का बनेगा, एंड इज ऑफ सिमिलर साइज, लेकिन दूसरे एट्रीब्यूट्स थोड़े चेंज हैं। लोकेशन, कोई फेसिंग टुवर्ड्स मशरिक होगा, कोई मगरिब होगा, कहीं से समंदर नजर आ रहा होगा, कहीं से बाजार नजर आ रहे होंगे, हल्के फुल्के एट्रीब्यूट्स इसके चेंज है। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन इज यकम जनवरी 2008, द प्राइस ऑफ 1 यूनिट इज 30 लाख, 30 लाख का उसने मुझे 5 मरले का घर बना के देना है। द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन एंड पोजेशन इज 2 साल, और 2 साल में वो मुझे घर बना के दे देगा। अब यहां पे रुकें, 100% वही एग्जांपल समझें। यकम जनवरी 2008 को मैं गया फर्नीचर वाले के पास, मैंने उससे कहा मेरी 2 साल बाद शादी है, तुम मुझे 2 साल के अंदर अंदर आला किस्म का बेड बना दो, जो बाइडन जिस पे लेटता है उस टाइप का कोई बेड बना के दो मुझे। उसने कहा 30 लाख का मड़ा तुझे मैं बना दूंगा, टेंशन ना ले, तो ये 30 लाख का इंशाल्लाह मैं बेड बना दूंगा, 2 साल मुझे लगेंगे बनाने में। वो अपने प्रेमिसेस में बनाएगा, मेरे घर नहीं आ रहा। द सेलर, फर्नीचर बेचने वाला या बिल्डर, उसका ईयर एंड है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 8 को मैंने उससे जाके पूछा पहले साल के एंड पे, यार मेरा फर्नीचर कितना बन गया है? कहते हैं 60% बन गया, टांगे रह गई हैं लगने वाली, और पीछे जो है वो टेक लगाने वाला हिस्सा रह गया, बाकी लेटने वाला काम ये है, बाकी वो वाला रह गया। नेक्स्ट, और या मेरा जो घर बन रहा था, मैंने उससे पूछा, उसने कहा भाईजान 5 में से 2-3 कमरे बन गए, 60% काम मुकम्मल हो गया। अब मसला पता क्या आएगा? अच्छा, मसला क्या आएगा कि सवाल में हमने नीचे पढ़ के देखना है कि सेलर 31 दिसंबर 8 पे खड़े होके, कॉन्ट्रैक्ट कब शुरू है, डिलीवरी कब है, 31 दिसंबर 9, 2 साल बाद, दरमियान में एक ईयर एंड आएगा, कौन सा, 31 दिसंबर 8 पे खड़े होके अगर तो पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम हुई तो फिर तो वो 60% रेवेन्यू बुक करेगा, लेकिन अगर पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम वाला सिनेरियो ना हुआ तो फिर वो रेवेन्यू बुक करेगा व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड, एंड इन दैट केस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विल बी सेटिस्फाइड ऑन 31 दिसंबर 2009। तो डिपेंड, अब मैंने सवाल के नीचे से ना इन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को ऐसे ऐसे पढ़ना है कि मुझे पता चले कि कॉन्ट्रैक्ट की पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है या एटा, और अगर ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है तो मैं 60% को गले लगाऊंगा, और अगर एट अ पॉइंट इन टाइम सेटिस्फाई हो रही है तो मैं 60% को लिफ्ट नहीं कराऊंगा, और सारा रेवेन्यू सेलर मुझे तब बुक करेगा अपनी किताबों में जब मुझे बनाकर दे देगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, ये लोग अक्सर लोग जाके कुछ थोड़े बहुत पैसे पकड़ा देते हैं सेलर को कि यार 3 महीने 4 महीने में मुझे गाड़ी बना के दे दो। अक्सर आपने सुना होगा गाड़ियों के लिए एडवांस हैं, और कई एडवांसेस खड़े हुए हैं, बेचारे लोग गाड़ियां नहीं बना के दे रहे। ये कौन सी कैटेगरी में आते होंगे? ये गाड़ी का रेवेन्यू कब बुक करते होंगे? इधर भी तीनों शराइत नहीं, इधर तीनों शराइत आमतौर पे पूरी नहीं होती, इधर तीनों शराइत पूरी नहीं होती। कैसे? पहली शर्त, जैसे जैसे गाड़ी बना रहे हैं वैसे वैसे आप गाड़ी को खा रहे हैं, कंज्यूम तो नहीं कर रहे। दूसरी शर्त, वो आपके प्रेमिसेस में आके गाड़ी बना के देते जा रहे हैं, गियर लग गए, चलो भाई ये लग गया, चलो भाई स्टीयरिंग लग गया, चलो भाई हैंड ब्रेक लग गई, जैसे जैसे बनती जा रही है मेरी बनती जा रही है, नहीं। तीसरी बात, मेरा नहीं ख्याल कॉन्ट्रैक्ट में आप ये लिखवाते हैं कि ये गाड़ी किसी को ना बेचना, या गाड़ी कोई स्पेशलाइज नेचर की चीज़ है, और अगर ये लिखवा भी दें शायद, तो मेरे ख्याल से गाड़ियों में ऐसे नहीं होता कि यार तेरी जितनी अद्दी पिचद्दी गाड़ी तूने बना दी ना, उसके पैसे लेने का तेरा हक होगा, फिर मैंने इस गाड़ी का क्या करना है, मैं खुद तो नहीं बना सकूंगा। तो मेरे ख्याल से गाड़ियां जो बेचने रेवेन्यू कब बुक करते होंगे? एट अ पॉइंट इन टाइम। आप चाहे 6 महीने लगे गाड़ी बनने में, चाहे 2 साल लगे गाड़ी बनने पे, वो रेवेन्यू कब बुक करेंगे? एट अ पॉइंट इन टाइम। क्योंकि 3 शर्तों का जवाब क्या आ गया? नो। द कस्टमर पेज अ 10% डिपॉजिट। एडवांस देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। द कस्टमर पेज अ 10% डिपॉजिट ऑन यकम जनवरी 2008। यकम जनवरी 2008 को आपने 3 लाख रुपया दे दिया, समझ रहे हैं? 30 लाख में से कितना दे दिया? 3 लाख रुपया, विच इज रिफंडेबल ऑनली, ये तुम्हें हम रिफंड कर देंगे इफ द सेलर फेल्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन। अगर मैं घर ना बना के दे सका या मैं वो सोफे ना बना के दे सका तो ये पैसे तुम्हारे अमानत है, मेरे से आके लेके चले जाना। द रिमाइंडर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 27 लाख। हाँ 27 लाख इज पेएबल ऑन कंप्लीशन ऑफ
When the customer obtains the 27 लाख is payable on completion of contract. इसका मतलब है अगर बीच में चीज बननी खत्म हो जाए तो तुम्हें पैसे हम नहीं देंगे। ये बात है जिसकी वजह से आपकी तीसरी वाली कंडीशन में दूसरी वाली बात पूरी नहीं हो रही। द एंटिटी हैज राइट ऑफ पेमेंट फॉर वर्क डन टू डेट। एंटिटी का राइट है पैसे लेने का जितना काम हो गया। सवाल कहता है नहीं 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 नहीं, द रिमाइंडर प्राइस इज पेएबल अपॉन कंप्लीशन। रिमाइंडर प्राइस का पेएबल है अपॉन कंप्लीशन। तो इसको भी मैं अंडरलाइन कर दूंगा अपलोड करते हुए। When the customer obtains physical possession of the unit. नीचे ऐसी उसने एक बात लिख दी, अगर कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया बिफोर कंप्लीशन ऑफ द यूनिट, सोचे क्या होगा अगर कस्टमर ने डिफॉल्ट कर दिया बिफोर कंप्लीशन ऑफ यूनिट। कस्टमर आप किसी दिन आके कह दें यार मुझे ये फर्नीचर नहीं चाहिए, मैं अभी शादी नहीं कर रहा, तो वो पैसे जो आपने एडवांस दिए हुए हैं वो शायद मेरे ख्याल से दुकानदार रख लेगा अपने पास, इस तरह कुछ लिखा होगा। द एंटिटी ऑल्सो हैज द राइट टू रिटेन द डिपॉजिट। सिर्फ डिपॉजिट रखेगा ऐसा तो, हाँ डिपॉजिट कितने, सिर्फ 3 लाख रुपए, बस 3 लाख रुपए दुकानदार आपका जब्त कर लेगा और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहीं कि सेलर का राइट है पैसे लेने का जितना काम कर दे, ये लिखा हुआ है, या सेलर पूरा काम करके पैसे लेने का हक रखता है? अच्छा अब मोहतरम इस लाइन की बुनियाद पर डिसाइड करें कि पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम और अ पॉइंट इन टाइम, इन टाइम। इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू क्रेडिट 31 दिसंबर 8 और 31 दिसंबर 9 को होगा, थोड़ा थोड़ा करके परसेंटेज ऑफ कंप्लीशंस वाली कैलकुलेशंस जो कल हमने की थी, या सारा रेवेन्यू क्रेडिट होगा 31 दिसंबर को? अच्छा जी, अब आपने सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी, अब आपके सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी। अब आप मुझे बताएं जी, इधर देख के फिगर्स याद है, 30 लाख और 3 लाख। 1 जनवरी को आप गए और आपने जाके एडवांस पैसे पकड़ाए, 30 लाख या 3 लाख। सेलर क्या एंट्री करेगा? कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। 31 दिसंबर को आप गए और आपने जाके उससे कहा पुत्र कितना काम हो गया, फर्नीचर बन गया? उसने कहा हाँ यार अल्हम्दुलिल्लाह 60% बन गया है, लेकिन सेलर रेवेन्यू बुक नहीं कर सकता बिकॉज इट इज नॉट अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम। 31 दिसंबर 9 को आप गए और आपने कहा भाईजान फर्नीचर तैयार है जी, भाईजान लेके चले जाएं। सेलर क्या एंट्री करे? द रिमाइंडर प्राइस इज पेएबल ऑन कंप्लीशन। बोले बोले बोले, कैश डेबिट, बोलो 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 बोले, कितना कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू इट इज क्रेडिटेड एट अ पॉइंट इन टाइम। कितना? पूरा 6 सिफर डाले हैं मैंने, इधर 5 सिफर डाले थे इधर क्योंकि ये 10% था। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितने परसेंट पैसा उससे लेना है आप? 90% पैसा उससे लेना है। वो कितना बना? 27 लाख। क्यों नहीं उसने एंट्री की 31 दिसंबर को? क्योंकि रेवेन्यू का बुक कौन है? सबर। यार अगर वो मुझे 1 मार्च को फोन करके कहे सर मैं किसी और को बेचने लगा हूं वो चीज, सॉरी सर माजरत, मैं किसी और को चीज बेचने लगा हूं, 1 मार्च को मुझे उसका फोन आ जाए, ओ इधर देखो यार, 1 मार्च को उसका फोन आ जाए मैं किसी और को बेचने लगा हूं, जल्दी 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 एंट्रीज करवाएं। 3 लाख वापस कर देंगे। 3 लाख क्या कर देंगे? द कस्टमर पेज 10% डिपॉजिट रिफंडेबल ओनली इफ द एंटिटी फेल्स टू कंप्लीट द। अब ये बिल्कुल एक अलग बातें हैं जो मैं आपसे जनरल नॉलेज की बुनियाद पे पूछ रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है आपका इतना नॉलेज है। वो जो स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको करा दिया हुआ है। स्टैंडर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है? स्टैंडर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है? स्टैंडर्ड कहता है वो भाईजान बस ये देख लो ओवर टाइम बुक करना है या एटा पॉइंट इन टाइम, बस ये देख लो। ये देखने के बाद स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट खत्म। अब आप अपने आप को जहन में रख के सोचें, आपने एडवांस पकड़ाया और अल्लाह का शुक्र है चीजें ले ली, तो आप इतने पैसे इस दिन दे देंगे, 27 लाख इस दिन दे देंगे और सेलर इस दिन रेवेन्यू बुक कर लेगा।
अब एक और सवाल मैंने आपसे पूछा खुद वैसे ही कि यार आप उसके पास गए, आपने उससे कहा यार वो चीज़ें बन रही हैं यकम मार्च को उसने वैसे ही मुलाकात हो गई कहीं यकम मार्च, उसने कहा यार चीज़ सॉरी यार मैंने आपको बेचनी थी लेकिन मुझे कोई और ग्राहक मिल गया, मैं आपको नहीं बेच रहा। आपने कहा ये क्या तरीका है? उसने कहा पैसे रिफंड ले लो मेरे से, इट इज़ रिफंडेबल। और प्रैक्टिकली सोचें हाँ होगा क्या, आप लड़ेंगे उससे, यार मैंने तुझे ऑर्डर किया है 1 जनवरी का, 1 मार्च आ गया, चीज़ें बना मेरे लिए, तो वो कहेगा यार मैं नहीं बना रहा, मैंने किसी और को देनी है। अब आप उधर लड़के क्या कहेंगे उसे, सिर्फ मेरे पैसे वापस कर। आप बता दें 1 जनवरी 8 को क्या एंट्री हो गई होगी? ये एंट्री हो गई होगी, लेकिन 1 मार्च 2008 को, ओ यार ये एंट्री तो दोबारा करवा देना मुझे, बोलें कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, मैं उससे पैसे क्या लेके आऊंगा? वापस लेके आऊंगा। कितने रुपए? 3 लाख। डिलीवरी शिलीवरी का फर्क करें। अच्छा एक सिनेरियो ये भी तो बन सकता है कि मैं, वो उधर ना देखें, 31 दिसंबर 9 को उसका फोन आए। अब आपने ना कुछ स्टैंडर्ड का अकल नहीं लगानी, अपनी अकल लगानी है। 31 दिसंबर को फोन आए, भाईजान चीजें तैयार हैं, सामान तैयार है, लेके चले जाओ। कस्टमर फोन बंद कर दे और कहे मैं नहीं ले रहा, कर लो जो करना है। आपने फोन करे, आपने कहा ओ भाईजान प्लीज 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 यार मुझे नहीं चाहिए, सेलर को तो तप चढ़ गई। सेलर ने कहा ये क्या तरीका है, अब तुम्हें चीजें नहीं चाहिए? नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। सेलर आपको आपका एडवांस वापस करेगा? नहीं। फर्नीचर तो सादा किसी को बेच देगा, वो घर है किसी को बेच देगा, पूरे फ्लोर के अंदर कोई एक घर है कोई किसी और को बेच देगा। लेकिन आपको क्या कहेगा कि पुत्र अब मैं आपका, इधर सेलर ने क्या बोंगी मारी थी? सेलर ने बोंगी मारी थी कि मैं जो है चीज किसी और को बेचने लगा हूं, तो आप पैसे वापस ले लें। 31 दिसंबर 9 को जाके आप बोंगे ने क्या बोंगी मारी कि मुझे चीज नहीं चाहिए। अब अगर मुझे चीज नहीं चाहिए तो सेलर क्या कहेगा? तेरा रिफंड मैं वापस नहीं करूंगा। इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, समझ आ रही है लाइन? इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ यूनिट, द एंटिटी ओनली हैज द राइट टू, एंटिटी ने फिर क्या रखना है अपने पास? अब एंट्रीज करा दें। 1 जनवरी को क्या हुई होगी? 31 दिसंबर 9 को, 31 दिसंबर 9 को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब लाइबिलिटी डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट करूं और 30 लाख वाली चीज किसी और को बेच दूं, ये 3 लाख मुफ्त में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, अब वापस नहीं करने पैसे। रेवेन्यू कितने से? 3 लाख से। तो नोट करने की जरूरत नहीं है, नहीं इधर इनकम नहीं, रेवेन्यू में बुक करो। अच्छा नोट करने की जरूरत नहीं है, इधर देखें। अच्छा एंट्री उल्टी हुई है नोट्स में, वो मैं सही कर देता हूं, उल्टी को सही कर लेते हैं। पहली एंट्री सब में यही होगी, एंट्री इन 1 2 3 सब में यही होगी। फिर दूसरे में ये एंट्री होगी पहले सिनेरियो में, और दूसरे सिनेरियो में ये एंट्री। सही एंट्रीज नहीं है यार, ये नहीं दूसरे बैंक वाली क्रेडिट हो गया। किस वाली में? इस वाली में मसला है। क्या मसला है? अमाउंट ऊपर नीचे नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, डेबिट क्या होने? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। इसको थोड़ा सा खींच के इधर ले जाएं। व्हाइट बोर्ड को फॉलो करें, वैसे तो चलें सही कर लें इस एंट्री को। अच्छा और ये एंट्री कब की है हमने? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट बैंक क्रेडिट, जिस वक्त सेलर ने हमें कह दिया है कि मैं तेरे लिए चीज नहीं बना रहा, मैंने किसी और को दे दिया। और अगर हम एंड पे कह दें हमें चीज नहीं लेनी, तो लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। तो द एंटिटी डज नॉट हैज अ राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। इसलिए अच्छा यार इस पूरे सवाल पे आपने टेस्ट कैसे करना है कि पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम है या नहीं। एक प्लाजा है, उसमें आपको उसने एक घर बना के देना है, क्या वो जैसे जैसे बना के देता रहेगा वैसे वैसे आप घर को इस्तेमाल करते रहेंगे? ये तो घर वाले सिनेरियो में हो नहीं सकता पॉसिबल। दूसरा, क्या वो आपके घर आके कोई चीज बना के दे रहे कि जैसे जैसे बनती रहेगी वैसे वैसे आपकी होती रहेगी?
वो अपने ही प्लाजे में आपको बना के दे रहे हैं, तो दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे कि जितना काम मैंने कर दिया उसके मैं पैसे लूंगा तेरे से, और दूसरी बात क्या लिखे, अब वो किसी और को बेचने नहीं बेचने वाली बात तो सवाल ने लिखी नहीं, लेकिन सवाल ने एक बात तो लिख दी ना, क्या, द एंटिटी हैज नो राइट ऑफ पेमेंट। बल्कि राइट ऑफ पेमेंट कब बनेगा, जब पूरा हो जाएगा, या अधूरे के भी पैसे देने पड़ेंगे, जब पूरा हो जाएगा। तो सिर्फ एक लाइन थी पूरे सवाल में जिसको मैं कोशिश करूंगा हाईलाइट कर दूं, ये लाइन, जिसकी वजह से मैं तीसरी कंडीशन भी मेरी पूरी नहीं हो रही। तो अब मैं पीओ को सेटिस्फाई करूंगा एट अ पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम, एट अ पॉइंट इन टाइम, एट अ पॉइंट इन टाइम। रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे, जनरल एंट्रीज फॉर ऑल ऑफ द अबव फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो। द यूनिट इज कंप्लीटेड, किस दिन हुआ होगा वैसे, 31/12/9 को, एंड द पोजेशन इज ट्रांसफर्ड ऑन ड्यू। अगर हमने उसे चीज बेच दी है तो फिर हम क्या बुक कर लें आज, पूरा 30 लाख, पूरा 30 लाख। द सेलर एलोकेटेड द यूनिट टू अनदर कस्टमर, सेलर ने किसी और कस्टमर को दे दिया ये यूनिट, तो सेलर बेचारे को पैसे क्या करने पड़ेंगे, एंड द सेलर कंप्लीट्स द यूनिट, उसने मुझे फर्नीचर बना के दे दिया, बट मैं एंकी फेंकी करने लग गया हूं, मुझे शायद कोई और फर्नीचर पसंद आ गया, तो मैं उसे कह रहा हूं मैं पैसे नहीं दूंगा। एंड द एंटिटी प्लान्स टू सेल द यूनिट टू अनदर कस्टमर, और सेलर का भी इरादा है कि किसको बेच देगा। अब जब किसी और को बेचेगा तो कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कर ले पूरे 30 लाख से, वो फिर अलग चीज है। फिर हम कोर्ट में जाके उससे जबरदस्ती कहेंगे कि इसके पे पेमेंट करो, फिर हम उससे पेमेंट करवाएंगे, वो तो फिर फाइन पे कभी खत्म कर दो। ओके अच्छा जी, अब इसको अगर ये सवाल आ जाए पेपर में कि पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, यानी कि ऐसी लाइनें लिखी होती, फिर कैसे सवाल सॉल्व होता, फिर कैसे सवाल सॉल्व होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज्यूम इन क्वेश्चन, इन एग्जांपल नंबर 6 पीओ इज, हालांकि है नहीं सवाल में डाटा नहीं है, पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, तो फिर कैसे एंट्रीज होती, मैंने तो नहीं की हुई। हिम्मत 1 जनवरी 8 को कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट जी। वैसे तो मैं लंबा काम कर रहा हूं, आसान काम भी हो सकता था। पी एंड एल एज ऑन और पी एंड एल फॉर द ईयर। अच्छा जी, 31 दिसंबर 8 को परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 60% और 31 दिसंबर 9 को 100%। ठीक है जी। रेवेन्यू एज ऑन, रेवेन्यू टोटल कितना है, 30 लाख, 30 लाख का 60%, 30 लाख का 60%, 18 लाख, ये सारी कैलकुलेशन आती हैं वैसे आपको, और 30 लाख का 100%, हाँ 30 लाख। लेकिन फॉर द ईयर 18 लाख और 12 लाख। आप बता दें 31 दिसंबर 8 को कितना रेवेन्यू बुक करूं, 18 लाख। एक मिनट सबर करें, एंट्रीज करवाएं। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कितना, बोले 3 लाख, और रेवेन्यू क्रेडिट कितना, 18 लाख। इतना क्या बुक कर लें, रेवेन्यू। अब रिसीवेबल बुक करना है या कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक करना है, इस सवाल पढ़ लेते हैं, कुछ लिखा ना हो। लेकिन ये पेएबल ऑन कंप्लीशन तो वो दूसरा सिनेरियो था ना, इसमें तो मेरे ख्याल से राइट साथ साथ बनता जा रहा होगा पेमेंट का। ये तो फिर जब पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम होगा तो ये लाइन तो नहीं लिखी होगी ना यार, सोचे ना, जब पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम होगा तो ये लाइन तो नहीं लिखी, इसकी जगह क्या लाइन लिखी होगी वैसे, कि जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे आपका राइट बनता रहेगा पैसे लेने का। परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट, ठीक है। वैसे भी इस चक्कर में ना पड़े, डेटर या कॉन्ट्रैक्ट एसेट की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं,
मुझे बताएं रेवेन्यू आपको पता चल रहा है कितना बुक हो रहा है? बस ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। सवाल अब मैंने बदला ही नहीं तो फिर डेटर कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहाँ से ढूंढ के दूँ मैं आपको? तो फिलहाल रेवेन्यू डिस्कशन है मेरी क्रेडिट साइड की, आप डेबिट साइड पे बिला वजह जा रहे हैं जी। कितना? 15 लाख। और अगली एंट्री आराम से, अगला रेवेन्यू कितना बुक करना है जी? 12 लाख। 31/12/2009 बोलें जी। रेवेन्यू कितना? 12 लाख। और एंट्रीज पूरी कर दें। ये तो काउंट कट चुके हैं ना, अब ये काउंट कट चुके हैं। पैसे कितने लेने हैं उससे? मेरे ख्याल से 3 लाख ले लिए हैं। कितने और ले लेंगे? 27 लाख। और डेटर को ख़त्म करें, टैली हो जाएगी मेरे ख्याल से। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए ना, तो एक बार याद रखिएगा, सारे सुन लें ज़रा, ये दानिश को भी सुनने बताया है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए ना, तो एंड पे अगर डेटर या करंट लायबिलिटी का बैलेंस बच रहा है ना, तो आप में कोई मसला है, सवाल में मसला नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए तो ना डेटर में बैलेंस बचना चाहिए, ना कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट के अंदर बैलेंस बचना चाहिए। अगर बच रहे, नोट कर लें, यहां से यहां तक लेकिन हमने assumption क्या ली है? पीओ इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। मजा आना शुरू होता है, स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है हदों में। नहीं आ सकते हैं, इसमें क्या मसला है? क्या चीज उसमें? अच्छा अच्छा, देख लेते हैं। ये डालो पानी। रिजवान समझ आया? कितने परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था पहले साल? 60%। तो दूसरे साल 100%। वो जो परसों तरसों से करते आ रहे हैं हम, रेवेन्यू को पकड़े और 60% लगा दें और 100%, लेकिन ये रेवेन्यू एज ऑन है, सिर्फ फॉर द ईयर निकाल लें। अब रेवेन्यू क्रेडिट इतना कर दें, मैं डेबिट साइड की बातें नहीं कर रहा क्योंकि सवाल के अंदर जो है वाज़ेह तौर पे इंडिकेशंस कोई नहीं है। एंड वाला भी नोट, कितने लोगों को ये वाला नोट किए बगैर समझ आ गया 18 लाख और 12 लाख? क्योंकि सेल का 30 लाख का 60% ये और 30 लाख का 40% ये। लेकिन मैं चाह रहा था पैटर्न हमारा सेम रहे ना, वो पैटर्न चेंज करने से वरना परेशान हो जाता है। IAS 38, IFRS 16, IAS 12 और IFRS 15, इनमें से सवाल आ सकता है 15 नंबर का। IFRS 9, IAS 21, IFRS 8, 8 नंबर के। IAS 1037 में से भी 15 नंबर का। IAS 41 में से भी 8 नंबर का। एथिक्स में 15 नंबर का। ओके नहीं 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 आता, क्यों नहीं आता? अच्छा जी, चलें यार जी, जो आज मैंने मेन कॉन्सेप्ट पढ़ाना था वो तो हमारा रह ही गया। अब हमें डेढ़ घंटा और लगना है, आज 1.5-2 घंटा और लग जाना है। आज देखते हैं हम कौन सा टाइम, सर आसिफ की ऑडिट की क्लास खत्म हो जाए तो करते हैं। हाँ जी, आज ओवर करेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की रिवीजन शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट किसी को याद है क्या होता था? डेटर से पैसे, या कई दफ़ा पैसे पहले आ जाते हैं, कई दफ़ा पैसे बाद में आते हैं। ये सारे सवाल हमने किए हुए हैं, लेकिन ना इनमें आज 1-2 बात मैं नहीं डालूंगा, वो आपने अब तसल्ली से समझनी है। पहले ज़रा मैं रिवीजन करवा दूं आपको। आज एक नोट्स में हैंड रिटन सफ़ा है, वो ढूंढें। ओके, नोट्स में हैंड रिटन पेज है एंड पे। अच्छा जी, इधर देखें जी, डिस्काउंटिंग IFRS 15, जिस दिन पहली क्लास हमने शुरू की थी
तो डिलीवरी इस दिन हुई। अच्छा, आपने अब मुझे ये बताना है कि कहाँ पीवी निकालनी है, कहाँ फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। पीवी निकालने का तरीका होता है रेज टू पावर माइनस, और फ्यूचर वैल्यू निकालने का तरीका होता है बस रेज टू पावर प्लस। अगर आपने चीज़ें बेच दी हैं इधर और पैसे लेने आपने लेट, तो खेलना पैसों से है, पैसों से खेलना है, बस पैसों की डेट ढूंढनी है आपने, पैसों से खेलना है, हर जगह पैसों से खेलना है पैसों से खेलना है। पैसे पैसे आपको गिवन होंगे सवाल में, आप बताएं डिस्काउंट करना है या ऊपर लेके जाना है पैसों को? डिस्काउंट करना है। क्यों? आप डेटर को चीज आज बेच रहे हैं और कैश बाद में ले रहे हैं, तो कैश उससे आप ज्यादा लेंगे, उसे क्या करना पड़ेगा? ये हमने सबसे पहला सवाल किया था क्लास में, क्वेश्चन 4 पेज 704 पे। इसमें सेल बुक करने के लिए, सेल तो यहां बुक करनी है ना, तो सेल बुक करने के लिए क्या निकालनी पड़ेगी? कैश की। कैश ढूंढना है और उससे खेलना है, कैश ढूंढ के उसकी पीवी निकाल लेनी है। ये किया था क्लास में सवाल, 3-4 सवाल किए थे पहले दिन। दूसरा सवाल हमने क्लास के अंदर किया था 1-2 दिन बाद। पैसे सेलर को इस दिन मिल गए थे और डिलीवरी होनी थी बाद में। पैसे इस दिन मिल गए थे, डिलीवरी होनी थी बाद में। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर आपने पैसे दे दिए इस दिन और डिलीवरी होनी है बाद में, तो क्या ऐसी सूरत में हमने क्या किया था? पैसों को ढूंढना है। पेपर में पैसे ढूंढ रहे, वो मोबाइल यूज कर रहा था, इतनी अटेंटिवली मैंने कहा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, नोट्स नीचे रख के। अच्छा, तो पैसे मिले इस दिन दुकानदार को और डिलीवरी होनी है इस दिन। मुझे बताएं सेल कैसे बुक होगी? सेल आज तो बुक नहीं हो सकती, लेकिन पैसों को 100 से उठाकर, नहीं इधर 90 पे नहीं आएंगे पैसे, अगर इधर 100 रुपए है तो उठा के 110-20 पे चले जाएंगे। तो फिर आपने सेल किस पे बुक करनी है? ये हमने सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 711 पर। मोहतरम, आज हम सवाल करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 21 पेज 723 निकालें। क्वेश्चन नंबर 21 पेज 723। बड़ी सी आई। अच्छा, सारे इधर देखें सवाल। कौन सा वाला? पेज नंबर 723। ढूंढिएगा भाई, तो देख ढूंढिएगा पहले पैसे हैं या पहले सर्विस है। कोई लिमिटेड एंटर इनटू 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन जकम जनवरी, दीवाना वारना पैसे ढूंढा करने आपने। ऑन जकम जनवरी 17 विद अ कस्टमर फॉर अ मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, QL रिसीट 5 लाख ऑन जकम जनवरी 2017। और कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? 2 साल का। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इधर मुझे क्या रिसीव हो रहा है? कैश। अगर इधर कैश रिसीव हो रहा है तो पीवी निकालनी है या फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू। क्यों लिमिटेड एंटर इनटू 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन जकम जनवरी 17 विद अ कस्टमर फॉर मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर, कितने साल? 2 साल। तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम सेटिस्फाई होगी या मेंटेनेंस जैसे जैसे हम करके देते रहेंगे वैसे वैसे वो कंज्यूम करता रहेगा? तो आप बता दें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यानी सेल फौरन बुक होगी या 2 सालों में बुक होगी? 2 सालों में बुक होगी। तो क्या मैं लिख दूं रेवेन्यू इस तरह तो ना लिखूं जिस तरह अभी सवालों में लिखा था, रेवेन्यू 2 साल बाद बुक करो? क्या ये सेल ऑफ गुड्स हैं सर्विसेज हैं? तो अब मैं रेवेन्यू ऐसे बुक करूं, पैसे कितने आए हैं? 5 लाख। अच्छा, मुझे ये बताएं वैसे कि अगर 5 लाख पैसे इधर आ गए हैं तो रेवेन्यू फ्यूचर वैल्यू पे बुक होने या प्रेजेंट वैल्यू पे? फ्यूचर वैल्यू पे। रेवेन्यू किस पे बुक होने? फ्यूचर वैल्यू पे। और अगर
चीजें इधर डिलीवर कर देते, पैसे इधर आते प्रेजेंट वैल्यू पे। अच्छा आप मुझे ये यार बताएं, 5 लाख को आपने लेके जाना है ऐसे, एक तो आप ऐसे ले जाते थे ना, वो पता है कैसे ले जाते थे, पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे वैसे मैं करके दिखा देता हूं। 5 लाख को आप क्या करते थे, 5 लाख इंटू 1.112 रेज टू पावर -2 +2 रेज टू पावर +2, तो ये 5 लाख कहां पहुंच जाता था, यहां पहुंच जाता था। क्लियर होगी ये बात। अब आज आपकी एक स्किल चेक होने लगी है, सर्विस इनकम यहां होगी और सर्विस इनकम यहां होगी। अब 5 लाख को आपने जो है वो आगे लेके जाना है, पहले 1 साल आगे लेके जाएंगे फिर 1 साल आगे लेके जाएंगे, बात गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है यार। एक काम कर लेते हैं, लीज में हम ऐसा करते थे, 10-10 रुपए इधर होते थे, उनको इधर ले आते थे ना। तो क्या इस तरह की कैलकुलेशन मैं कर सकता हूं एक ट्राई। लीज में क्या होता था, 10 रुपए का रेंटल इधर, 10 रुपए का रेंटल इधर, उनको उठा के इधर ले आते थे, तो मेरे ख्याल से कोई 15-16 रुपए, 17-18 रुपए आ जाते थे। और अगर मैं इस 16 को वापस लेके जाना चाहूं, ट्राई करते हैं वही फार्मूला, ट्राई करते हैं लीज वाला फार्मूला, ट्राई करूं वही फार्मूला। लीज में क्या करते थे, 10 और 10 को बुला के इधर लाते थे, और अगर पेपर में खुदा ना खास्ता पीवी गिवन और कहते रेंटल निकालो, वो तेरी खैर, पेपर में पीवी गिवन हो और क्या निकालो, रेंटल निकालो। तो अब वही फार्मूला लगा लेते हैं, मुझे जरा फार्मूला ट्राई करवाएं क्या बनेगा। मेरे ख्याल से ये 5 लाख कोई पीवी टाइप चीज है, इसको मैं एक्स से ज्यूम कर लेता हूं, बराबर होंगे ना रेंटल, इसको मैं एक्स से ज्यूम कर लेता हूं। पीवी टाइप चीज कितनी आ गई, 5 लाख इज इक्वल टू 10 लिखूं या एक्स लिख दूं, इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 - 1 रेज टू पावर माइनस ही करें, इधर माइनस ही करेंगे क्योंकि लीज वाले फॉर्मूले से रिवर्स वर्किंग हो रही है, रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.1 डन। इस फॉर्मूले से मैं 5 लाख को आगे फेंक सकता हूं। अब मुझे रेंटल निकल आएंगे, तो अब 5 लाख पीवी टाइप चीज है इज इक्वल टू रेंटल या रेवेन्यू पर ईयर। ये रेंटल पर ईयर होते हैं, रेंटल या रेवेन्यू, रेवेन्यू पर ईयर इंटू 1 - 1.12 रेज टू पावर माइनस। और इस कैलकुलेशन की खूबी देखिएगा, जो रेंटल आपके निकलने चाहिए ना वो इस फिगर से ज्यादा होंगे, वो आपके ज्यादा होने चाहिए। निकालें जरा रेंटल कितने निकल रहे हैं, 2849, ये मेरी इनकम निकल आई 295,849, 295। अगर कभी जिंदगी में उल्टा चले ना तो फिर सीधा चल के भी देख लें। लीज में जो काम करते थे करें, इन दोनों को डिस्काउंट करके इधर बुलाएं, जरा इन दोनों को डिस्काउंट करके इधर बुला के चेक कर लें यार, इन दोनों को डिस्काउंट करें तो बुला के चेक करें जरा। लीज का सवाल आ गया, जल्दी पीवी निकालें, जल्दी करें, दोनों की पीवी निकालें। इज इक्वल टू का बटन दबाएं कैलकुलेटर पे, आ गया 5 लाख, कितने लोगों का निकला है 5 लाख। तो ये लीज टाइप कैलकुलेशन करेंगे। सर ये कहां करनी है, जहां इनकम सर्विस इनकम हो, जहां परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस इनकम हो। जब सर्विस इनकम है तो फौरन 2 साल बाद रेवेन्यू बुक करने हैं या हर साल के एंड पे रेवेन्यू बुक करना है। और ये कॉन्सेप्ट वही है जो पहली क्लास में पढ़ा था, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग हो रही है। अब ये डेटा मेरे सामने आ गया, अब मैंने क्या करना है, ये मेरा रेंटल नहीं है, ये मेरा क्या है, रेवेन्यू है। अब वो कैलकुलेशन मुझे बता दें जो हम करते होते थे। पैसा एडवांस में आया, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 1 जनवरी 17, कितना कैश आया यार, 5 लाख, 31/12/17। इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करो, इंटरेस्ट इनकम यार, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता था, जब कैश को आगे लेके जाते हैं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है और उधर इंटरेस्ट इनकम होती थी। हाँ जी,
नहीं नहीं, बैलेंसिंग नहीं, इसी तरह चलाओ। 5 लाख इंटू 12%, 60,000। टोटल कर लूं या रेवेन्यू बुक कर लूं? रेवेन्यू बुक कर लूं। और जरा सोच के बता, अगर पैसे आने की एंट्री कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट है तो किसी को भूल तो नहीं कि रेवेन्यू बुक करने की एंट्री कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और सेल क्रेडिट। तो रेवेन्यू को इस कैलकुलेशन में जरा सोच के बताएं, लेस करूं या प्लस कर दूं? सेल या रेवेन्यू कितना? जो फ्यूचर वैल्यू आपने निकाल के रखी होगी 295,849 26,551 जी। अब अगले साल का क्या निकालूं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बताएं जी। 26 इंटू 12, 31,698। अच्छा जी, कैश आने पे प्लस कराऊं तो रेवेन्यू बुक करने पे माइनस करें। 31, 12, 18 रेवेन्यू जी। जवाब जो भी 1-2 रुपये आ रहा है लिखवा दें। एग्जैक्ट 0 आ रहा है। चलें जी, नोट कर लो। सिंपल स्ट्रेट लाइन पे रखेगा इसमें वो। अगर कह दे तो फिर वो खुद बताएगा फिगर्स। सारा फटर किसने डाला इधर देखें? नहीं, फटा डाला है मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये कोई गुड डिलीवर नहीं हो रही, बल्कि क्या डिलीवर हो रही है? सर्विस। इसने फटा डाला है सारा। अगर इसमें कंप्यूटर होता तो फिर तो सिंपल 2 साल बाद जो है वो खेलना किससे है पेपर में? कैश से। पकड़ा किसको है? कैश को 5 लाख, और उससे क्या निकाल लिया? रेवेन्यू। हमेशा कैश को पकड़ के रेवेन्यू निकालना है। डिस्काउंट क्यों नहीं कर रहा है इसमें? वापस क्यों इसमें डिस्काउंट, इसमें माइनस, इसमें कैलकुलेशंस जो हैं वो कौन सी वाली हैं जिसमें कैश इधर मिल रहा है या कैश लेट मिल रहा है? कैश पहले मिल रहा है। इसमें हमने लीज टाइप कैलकुलेशन क्यों की है? क्योंकि सर्विस इनकम 2 दफा बुक करनी है ना। अच्छा, एंट्रीज मुझे सारी बता दें, वैसे तो सोल्यूशन में लिखी हुई है। कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, और जब सर्विस दे दें रेवेन्यू क्रेडिट करें पहले और फिर डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। इंटरेस्ट डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट। ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का अकाउंट बन रहा है स्टेटमेंट फॉर्म में। इस तरह का जब भी सवाल आएगा हम कैश की फिगर को ढूंढेंगे और कैश की फिगर से सेल की फिगर निकाल लेंगे। और वो भी सुन लें, अगर कैश इधर हुआ सेल इधर हुई तो सेल ज्यादा आएगी, और अगर कैश इधर हुआ सेल इधर हुई तो वो कम आएगी। यार एक बात आपसे पूछूं, नोट कर लो अब जल्दी, फिर मैं पूछता हूं एक बात। अच्छा, इसमें ना आपने ये डायग्राम जरूर बनानी है।
ये लाइन में हाईलाइट कर रहा हूं, कैश इज रिसीव्ड ऑन यकम जनवरी। इधर क्या आ रहा है? कैश। अगला सवाल बड़ा मजे का है, विद अ 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। तो इधर क्या? सर्विस। ये जरा जरूर बनाए डायग्राम, इधर कैश और इधर सर्विस। कैश पहले आ गया, सर्विस अगले 2 साल देनी है। एंट्रीज ना लिखो, बस एंट्रीज खुद ही। ये कैलकुलेशन हुई है, देख लो। जी सारे ऊपर देखें। इस फिगर को पेपर में कहां डालना है? कैश में। और इन दोनों फिगर्स को पकड़ के, आई रिपीट, इस फिगर को कहां डालना है? और इन दोनों फिगर्स को पकड़ के, डन। यार अगर पेपर में इस तरह का सवाल ना आए, इस तरह का सवाल ना आए, इस तरह का सवाल आ जाए, बताता हूं, इस तरह का सवाल आ जाए, उसने कहा शेख साहब छड्डो जी, क्या पैसे एडवांस में देने, पहले साल मैं आपको सर्विस दूंगा, आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, दूसरे साल में आपको सर्विस दूंगा, आप मुझे पैसे दे दीजिएगा। छोड़ें यार इन चक्करों में, क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, पॉइंट इन टाइम नहीं, रेवेन्यू ये आहिस्ता आहिस्ता बुक हो रहा है। इस 6 महीने के एंड पे भी खड़े होकर रेवेन्यू बुक कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली प्रैक्टिकली 12 महीने के एंड पे किया जाता है। इन टाइम ओवर टाइम वाला मसला नहीं है। अभी मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूं, इस सवाल में डिस्काउंट रेट का क्या करेंगे? एक्सेलेंट। There is no need of discount rate in such type of question. There is no gap between cash and sale. It is called as cash sale. It is called as इतना सब कुछ चढ़ा हो ना दिमाग पे तो ये बात फिर समझ नहीं आती। ये कैश सेल है, ये कैश सेल है, कैश सेल, कैश सेल। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए पेपर में कभी, तो डिस्काउंट रेट इग्नोर कर देंगे। अच्छा जी, अब हमारे सप्लायर ने हमें 2 ऑफर्स की। ऑफर नंबर 1, भाईजान 2 साल आप कंप्यूटर सही करा लें, पैसे अभी दे दें। भाईजान 2 साल कंप्यूटर सही करा लें, पहले साल के पैसे पहले साल दे दीजिएगा, दूसरे साल के पैसे दूसरे साल दे दीजिएगा। डन। चलें जी, पास पेपर का क्वेश्चन 3 करें, अगर ये आपको मेरी बात समझ आ गई है। अच्छा, आपकी आसानी के लिए मैंने ये किया आज के नोट्स में कि इन सारी चीज़ों को तरतीब से लिख दिया है। अब आपने आखिरी दिनों में रिवीजन में इस रिदम से सवाल करने हैं। क्वेश्चन 4 मैंने आपको किसी क्लास में करा दिया था, क्वेश्चन 10 किसी क्लास में करा दिया था, 21 सभी करा दिया। और अब मैं आपको कौन सा क्वेश्चन की तरफ लाया हूँ? तो ये सब जब आप रिदम से ये 4 सवाल करेंगे ना, उसके बाद आप कहेंगे ओ अच्छा अच्छा ये कॉन्सेप्ट है असल में। तो ये रिदम में आपने 4 सवाल करने हैं। पहले 2 करा चुका हूं, एक अभी कराया, ये जरा करें। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 3। पेज नंबर 372। अच्छा जी, जुपिटर लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन यकम जनवरी 2017। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा जी? 2 साल का। ऑन यकम जनवरी 17 विद अ कस्टमर फॉर मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। जेएल, जेएल कौन है? सेलर। सेलर ने कहा है भाईजान 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं। यार दूसरी ऑप्शन को फारग करो ना, मुझे पहले ऑप्शन तो करने दो यार, चपेड़ मारे बंदा। 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, इमीडिएट पेमेंट ऑफ 2 लाख। जैसे ये लफ्ज पढ़ा ना मैंने पेपर में, तो बच्चे सोच रहे थे करना क्या है। मैंने कहा छड़ यार बच्चों को, डायग्राम शुरू कर रशीद। कैश लिख सकता हूं मैं, ये 2 लाख कैश। तो मेरी वही बात, कैश को ढूंढना है आपने, कैश को ढूंढ के उससे खेलना है। बस कैश ढूंढने किस दिन ना आ रहा है, कैश को ढूंढ के फिर ऊपर चढ़ाने आसमानों पे या डिस्काउंट करने, वो फिर अलग बात है।
फिलहाल कैश अभी नीचे पड़ा हुआ है, इसको ऊपर चढ़ाएंगे हम। अच्छा जी, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट पकड़े सर्विस के या सेल ऑफ गुड्स के? तो फिर इनकम कब कब बुक होनी है? ऐसा सब बुक होनी है। ये सवाल मैंने आपको करा दिया। 2 लाख की फिगर सीख रहा है, लेकिन डिस्काउंट रेट मैंने 12% रखा था। तो ये बस आप डायग्राम बना लें 2 लाख वाली, और 2 लाख को ना ऊपर भी चढ़वा दें। किस तरह चढ़ाएंगे 2 लाख को आसमानों पे? 2 लाख पीबी टाइप चीज है, और रेंटल की जगह रेवेन्यू इंटू 1 माइनस 1.16 नहीं पुत्र, पुत्र की हो गया, पुत्र की करके माइनस 2 रेज टू पावर 0.0659 जी। 10 1 2 3 4 हो गए पूरे तेरे। चलो, तो इसको वही कर दो फिर 1,10,000 राउंड करके 10, इसको 1,10,000 शायद सोल्यूशन में किया होगा। अब मैं कैश को ढूंढूंगा, उससे रेवेन्यू निकालूंगा। मैं दीवानावार सवाल में कैश को ढूंढा करूंगा, कैश को ढूंढूंगा। यार ये 2 लाख से ज्यादा क्यों आ रहा है 109 जमा करके? फ्यूचर डन है। अब बोंगी ना मारिएगा पेपर में, वैसे बोंगी के भी नंबर मिल जाएंगे। कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट, लायबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट, इतने से के भी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट भी तो बुक करना है ना बीच में। चलो मैंने लगे हाथों एंट्रीज भी करवा दी। यार अगली ऑप्शन देखनी। ओ बबलू, ओ बबल इधर देख, अगली ऑप्शन, ऑप्शन 2 क्या दिया जी सेलर ने? पेमेंट ऑफ 1 लाख एट द एंड ऑफ ईयर। अबू पहले मैं कैश ढूंढूंगा। अबू मैं कैश से खेलूंगा पुत्र, मैंने तो तेरी ऐसी तरबियत नहीं। नहीं अबू पहले मैं कैश ढूंढूंगा। कैश 1,10, कैश 1,10 पुत्र। सर्विस भी ढूंढो। अब वो सर्विस तो ऑब्वियसली फिर साल के एंड पे देंगे ना, सर्विस और सर्विस। डन हो गया। अब वो पहले मैं कैश को ढूंढूंगा। पहले मैं किसे ढूंढूंगा? जब भी सवाल में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ जाएगा पुत्र इत्थे वेख ले पहले सेकंड ऑप्शन। अच्छा इसको ना तसल्ली से पढ़ें और कैश प्लॉट करें। बल्कि आज एक तारीखी फिक्रा लिख लें, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में डायग्राम बना के पहले कैश प्लॉट करना है। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में डायग्राम बना के पहले कैश प्लॉट करना है, और उससे क्या निकालनी है? सेल। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में क्या बोला मैंने? डायग्राम बना के कैश प्लॉट करना है। अच्छा, और उसके बाद इनकम प्लॉट कर दीजिएगा। इनकम बाद में प्लॉट कर दीजिएगा, और उसके बाद इनकम या रेवेन्यू प्लॉट करना है। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ के ऑप्शन 2 पढ़ें, और इसमें कैश ढूंढने की कितना है? पेमेंट ऑफ 1 लाख। अब जरा ढूंढें पेमेंट ऑफ 110 है कब? एट द एंड ऑफ। तो पहले मैंने कैश लिख लिया। अब जरा सोचें सर्विस की नेचर क्या है? सर्विस कोई चीज है जो इस दिन पकड़ा देगा, या मेंटेनेंस ऐसा ऐसा करके देगा? अब मुझे बताएं, इज इट अ कैश सेल? इज इट अ कैश सेल? तो फॉर ऑप्शन 2 आई एम डिलीटिंग द डिस्काउंट। देयर इज नो नीड टू डिस्काउंट। डिस्काउंट सिर्फ कब होगा? जब कैश और सेल के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। इधर कैश और सेल के अंदर डिफरेंस। अब बच्चे पता नहीं क्या क्या लगे रहते इस स्टैंड में। आई क्या की एंट्री आई, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट 1,10,000, अगले साल कैश डेबिट इनकम क्रेडिट 1,10,000, ये एंट्री है। तो अब एंट्रीज बता दें क्या होंगी 31 नंबर 17 को? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट। तो ऑप्शन 2 के आगे लिखें, डिस्काउंट इग्नोर किया है। लॉजिक डायग्राम है, डिस्काउंट रेट इग्नोर किया, क्योंकि ये कौन सी सेल है? किस टाइप की सेल है? कैश सेल।
चढ़ गया ये कॉन्सेप्ट अब दिमाग पे? चलें जी, इसके दो सवाल करते हैं, इसके दो सवाल करते हैं। और अगर ये चढ़ गया है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एग्जाम्पल 1 बिलो इन दीज नोट्स, एग्जाम्पल 2 बिलो इन दीज नोट्स। ओए होए होए, डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करने, ये भी तो डिस्कशन है एक, ये भी करेंगे इंशाल्लाह। बस सरासे से फारिग हो, फ्री हो गया, आप आ जाएं। एग्जाम्पल 1 बिलो, हाँ जी, एक्स्ट्रा तो रखने पड़ेगा। अब पार्ट बी तो अभी होता है ना, अभी पार्ट सी की बात कर रहा हूं मैं। यार ठीक है, जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ। मैं एग्जाम्पल 1 2 कर लीजिएगा, होमवर्क है, इस तरह भी तो मैं कह सकता हूँ। या मैं आपको ये भी कह सकता था कि ये सवाल मैंने करा दिए, पास पेपर का क्वेश्चन 3 खुद ही कर लीजिएगा। तो इस तरह तो फिर खत्म हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कहेंगे ठीक है मौलवी साहब सही कह के गए होंगे, हो जाएगा। तो इस तरह भी खत्म कराया जा सकता है। कैश ढूंढे, कैश, कैश ढूंढे। एन एंटिटी सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर, आज के नोट्स का दूसरा सफा। एन एंटिटी सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर फॉर ₹121 ऑन यकम जनवरी 8, सेल्स प्रोडक्ट ऑन यकम जनवरी 8 फॉर 121, दैट इज पेएबल आफ्टर 24 मंथ्स। पहले कैश बताएं जी, कैश किस दिन प्लॉट करूं ना? अब वो पहले मैं कैश को ढूंढा करूंगा, कैश को। एन एंटिटी सेल्स अ प्रोडक्ट टू अ कस्टमर फॉर 121, अबे कितने पैसे दे दो? 121, कितने साल बाद? सेल्स अ प्रोडक्ट ऑन यकम जनवरी। ये तो फॉर लिखा हुआ है ना यार, इस फॉर को तो जरा छोड़े ना, कितने की बेची। आप जरा पढ़ें, सेल्स अ प्रोडक्ट टू कस्टमर ऑन यकम जनवरी, सेल किस दिन हुई? यकम जनवरी को। और पेमेंट तो इतनी क्लियर है कि सवाल और क्या बताया अब आपको, डेट इज पेएबल आफ्टर 24। पहले मुझे कैश बताएं, किस दिन प्लॉट करूं? 31 दिसंबर 2009 को, बिकॉज डेट इज पेएबल आफ्टर 2 ईयर्स। हमारा साल कौन सा है? 2008। और अगला 2009। कितने की बेची है जी? डिलीवरी ठीक है, रुक जाए, आगे ना पढ़ें। आप बता दें मैंने क्या अभी उर्दू में लिखवाया है। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट में पहले क्या ढूंढना है? आप बता दें, कैश को नीचे उतार के लाना है, बिल्कुल नीचे उतार के लाना है। सेल ऑफ गुड्स है या रेंडरिंग ऑफ सर्विस है? तो कुछ इस तरह की बोंगी तो ना मारो, डिलीवरी डिलीवरी वो एक ही दफ़ा हो रहा है। तो 121 को नीचे ले आए। तो ये तो सिंपल सवाल है जो हमने क्लास में किए हैं। तो 121 इंटू 1.1 रेज टू पावर -200, डन। फिर अगली लाइन पढ़ें, द कैश सेलिंग प्राइस इज सो। सारे इधर देखें, कैश सेलिंग प्राइस, कैश सेल का मतलब होता है डिलीवरी के दिन कैश। अगर आज बेचता तो 100 का बेचता। वैसे ये 100 तो हमने एक और तरीके से भी निकाल लिया है। तो ये कैश सेलिंग प्राइस, ये वाली ऑप्शन हमने एक्सरसाइज नहीं की, हमने ऊपर वाली ऑप्शन एक्सरसाइज की। हमने पैसे कितने से बाद देने हैं? तो ये 100 रुपये उसने ऐसे ही परेशान करने के लिए दिए हैं, हमने फॉर्मूले से निकाल लिए हैं ये 100। तो ऐसे ही है कि अपने अपनी किताब में सवाल डाला हुआ था, 100 भी परेशान करने के लिए डाला हुआ था। तो इट इज पीवी, देर इज नो नीड ऑफ दिस बिकॉज इट इज कैश सेल। कैश सेल ये होती है कैश भी उसी दिन और डिलीवरी भी उसी दिन। तो इस 100 रुपये को इग्नोर करें। अल्लाह का शुक्र है जो 121 अवेलेबल है, बचपन से हमें आदत है उसे डिस्काउंट करने की। आगे एंट्रीज वही हैं, वो कर लेंगे आप लोग खुद ही, डेटर की और इंटरेस्ट इनकम की और वो सारा। अच्छा, ये अगला सवाल करना है। एग्जाम्पल 2, कैश पहले ढूंढना है। इतनी आप सवाल कर लिए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कैश पहले ढूंढना है। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू सेल एन एसेट या टू डिलीवर अ सर्विस। टू सेल एन, कंट्रोल ऑफ द एसेट विल बी ट्रांसफर्ड इन 2 years। चलो यार गाली मुक गई। कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड इन 2 years। सेल कितने साल बाद होना है? लेकिन पहले मुझे कैश ढूंढ लेने, मुझे कैश ढूंढ लेने। डिलीवरी कितने साल बाद होनी है भाईजान? डिलीवरी कितने साल बाद? लेकिन मुझे पहले आदत है कैश ढूंढने की। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड टू पेमेंट ऑप्शंस। ओए, पास पेपर क्वेश्चन 3 टाइप सवाल। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन
अच्छा डिलीवरी इस दिन होनी है ना। पेमेंट ऑप्शंस दो हैं, पेमेंट ऑप्शंस दो हैं। ऑप्शन नंबर 1 पेमेंट ऑफ 5000 इन 2 years टाइम। ऑप्शन 1 कोई बबलू बताए, ऑप्शन 1। अच्छा जी पहले पेमेंट ढूंढे, ये है ऑप्शन 1 की डायग्राम मैं आपको बना के देने लगा हूं। ऑप्शन 1 an entity enters into a contract to sell an asset, control will be transferred in 2 years। डिलीवरी कब होनी है? इस दिन। ऑप्शन 1 पेमेंट ऑफ 5000 in 2 years when the customer obtain control। ऑप्शन 1 ये है कैश भी इस दिन। इसकी फारक सी एंट्री है, कैश डेबिट सेल क्रेडिट 5000। डिस्काउंट रेट इग्नोर कर दें। किसकी? कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हुए अगर ये लिखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसलेबल है और राइट एस्टेब्लिश हो गया है इस दिन, अनकंडीशनल राइट, अगर ये दो बातें लिख दे तो वो रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी क्रेडिट कर दीजिएगा। और ऐसी कोई बात सवाल में लिखी नहीं हुई कि वी हैव गॉट एन अनकंडीशनल राइट ऑन दिस डेट, वो लफ्ज लिखा होगा वो वाला। तो आप बता दें कैश डेबिट सेल क्रेडिट, ये ऑप्शन 1 की एंट्रीज हो गई। लेकिन पहले मुझे देख तो लेने दे नीचे उसने पूछा क्या है। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 क्या है? पेमेंट ऑफ 4000 व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन। ऑप्शन 1 की जरा मुझे डायग्राम बनवा के दें। पहले कैश ढूंढना है। ऑप्शन 2 की पहले कैश ढूंढना है। कैश कितने? 4000 और डिलीवरी। अब तो ये नॉर्मल सवाल बन गया ना, 4000 को उठा के कहां लेके जाना है? तो 4000 को उठा के ऊपर लेके जाना है। समझ आया सवाल? अब देखते हैं कस्टमर ने क्या पसंद किया। एक ऑप्शन क्या है? अगर कस्टमर ने चीज तो 2 साल बाद चाहिए उसे, अगर कस्टमर को चीज 2 साल बाद चाहिए और पैसे भी 2 साल बाद देने हैं तो फिर तो बस कैश सेल होगी, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। लेकिन अगर कस्टमर क्या करे कि मैं कौन सा पेमेंट प्लान पसंद करता हूं, पैसे आज देने वाला, तो फिर मैं ऐसे डायग्राम बना के सोचूंगा पेपर में। अब देखते हैं कस्टमर ने क्या कहा है। अगर दोनों का कहा हो तो दोनों की एंट्रीज करके दे देंगे। इसमें डिस्काउंट रेट देखेंगे, सवाल में ढूंढेंगे, इसमें सवाल में डिस्काउंट रेट इग्नोर करेंगे। द कस्टमर इलेक्ट्स टू पे ₹4000। तो बस ठीक है, इस ऑप्शन को काट दो। कस्टमर ने क्या, मैंने कौन सी ऑप्शन पसंद की है? दूसरी वाली, जिसमें कैश इस दिन आएगा और डिलीवरी बाद में होगी। The customer elects to pay ₹4000 when the contract is signed on January 8. The entity concludes that contract contains a significant financing component. Obviously 2 साल का वक्त है because of the length of time. Length of time किस किस के दरमियान है? Between the customer pays and when the entity transfers the asset. ये तो आसान सवाल था, फड्डा अब ये पे डिस्काउंट रेट दो दिए हुए हैं। अब आपने अपना फतवा नहीं देना क्योंकि जो चीज मैंने आपको पढ़ाई नहीं हुई। नहीं वैसे मैं कह रहा हूं द इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द ट्रांजैक्शन इज 11 पॉइंट। यार ये छुपा हुआ रेट असल में ये होता है 11.8 है ना। छुपा हुआ रेट ये होता है कि 4000 रुपया अगर मैं बैंक में रखूं और मुझे दूसरे साल के एंड पर, पहले साल के एंड पे कुछ नहीं मिलना, दूसरे साल के एंड पे बैंक मुझे 5000 दे, तो फिर इसमें मुझे कितना सूद मिला, कितना इंटरेस्ट मिला, इसका तरीका ये होता है कि इसको कैलकुलेट करके देख लें। ये वही जो सवाल ने 11.8% दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं 4000 अगर बैंक में आज रखूं तो बैंक मुझे 2 साल बाद कितने पैसे वापस करे? 5000। तो इसमें छुपा हुआ रेट कितना है? 11.8%। इंटरेस्ट रेट की डिस्कशन मैं अभी नहीं कर रहा, मैं अभी करूंगा। मैं आपको बता दूंगा इन दोनों में से ये रेट यूज कर लें। लेकिन समझ आ गया इम्प्लिसिट रेट क्या है? तो छुपा हुआ रेट इन द ट्रांजैक्शन इज 11.8 विच इज इंटरेस्ट रेट नेसेसरी टू मेक द 2 ऑल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शंस इकोनॉमिकली इक्विवेलेंट। इकोनॉमिकली हमारे लिए दोनों ऑप्शंस एक ही जैसी हैं, या आज कितने दे दें या 2 सालों बाद, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है दोनों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो छुपा हुआ रेट इसमें ये है। However, the entity determines that the rate that should be used, सवाल ने वाज़ेह बता दिया ये रेट यूज करना है। The rate that should be used in adjusting the promised consideration, एडजस्ट ही करते हैं ना,
4,000 को इधर ले जाएं या इधर ले जाएं, एडजस्टमेंट होती है. That should be used in adjusted the promise consideration is 6%, which is entity's incremental rate. Incremental borrowing rate मैंने आपको बताया था, ये होता है अगर आज मैं जाके बैंक से लोन लूं तो मुझे कितने रेट पे मिलेगा. वो इस रेट के बराबर नहीं होगा जो 4,000 और 5,000 वाला है. वो आज मैं अपने हालात सामने रख के बैंक से जाके रेट लूं ना, तो बैंक मुझे किस इंटरेस्ट के ऊपर रेट देगा. सवाल क्या कह रहा है, कौन सा रेट यूज करो. मैं आपको पेपर में बता दूंगा कौन सा करना है. पेपर में आपने गलत भी यूज कर लिया, एक नंबर कट जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा. तो सवाल क्या कह रहे हैं, कौन सा रेट यूज करें, ये वाला. तो बस सवाल तो खत्म हो गया. ऑप्शन कौन सी हमने एक्सरसाइज की है, सेल निकालें. सेल निकालें. 4,000 को क्या करूं मैं, इंटू 1 पॉइंट रेज टू पावर -2 या रेज टू पावर 2, रेज टू पावर 2. हाँ कोई परेशान ना हो, सेल 5,000 नहीं निकल रही, कोई मसला नहीं. सेल अगर 11% यूज करते फिर निकलनी थी 5,000. जो सेल निकल रही है बस उसी पे सेल बुक करें. अब आसान एंट्रीज पहले मैं करा देता हूं, डिटेल्ड एंट्रीज आपको आती हैं. आसान एंट्री, कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, लाइबिलिटी डेबिट सेल क्रेडिट, यही एंट्रीज है ना आसान वाली. कैश डेबिट, लाइबिलिटी टू डिलीवर गुड्स आफ्टर 2 ईयर क्रेडिट, लाइबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट. और बीच में कौन सी एंट्रीज कर देनी है, इंटरेस्ट की. ये सारी एंट्रीज हुई हुई हैं. और हमने रेवेन्यू फ्यूचर वैल्यू पे क्यों निकाला है, क्योंकि 4,000 को उठा के उधर लेके जाना है, तो इसलिए रेवेन्यू फ्यूचर वैल्यू पे निकाला है. बाकी एंट्रीज देख लीजिएगा, कोई गलती हुई मुझे बता दीजिएगा, जल्दी जल्दी में सारी चीजें बनाई हैं. अच्छा तो डन जी, ये सारा हो गया. अब हमारा आखिरी मसला आज का कि हमने डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करना है. पेपर में 11.8 भी दिया हुआ था और पेपर में 6% भी दिया हुआ था. पहले आप एक काम कर लें, ऑप्शन 2 अगर होती उसकी एंट्रीज लिख लें, कैश डेबिट सेल क्रेडिट. फिर तो डिस्काउंट रेट को लिफ्ट करानी थी या कैश और सेल एक ही दिन था, लेकिन इस सूरत में सेल फिगर बदल रही है, वो आप परेशान ना हो. लेकिन अगर सवाल के अंदर कह दे कैश सेल है तो फिर तो टेंशन ही नहीं लेनी, कैश डेबिट सेल क्रेडिट. लेकिन हमारे सवाल में कैश डेबिट सेल क्रेडिट टाइप सिनेरियो था या सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग इन्वॉल्व थी. सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग ये होती है कि कैश वाली डेट और सेल वाली डेट में फर्क हो, इसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग. ओके यार, ये डिस्काउंट रेट के ऊपर, हाँ जी, हाँ 1 साल से ज़्यादा फर्क होना चाहिए. ये जो डिस्काउंट रेट की डिस्कशन है ना, अब इस तरतीब से आपने इंशाल्लाह सवाल करने हैं घर में, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी. डिस्कशन ऑफ डिस्काउंट रेट बड़ी अजीब सा स्टैंडर्ड है ये. इसमें डिस्काउंट रेट में एक बहस हुई हुई है. उसने लिखा हुआ है कि डिस्काउंट रेट आप वो यूज़ करें अगर एंटिटी इस कस्टमर से उधार ले, ये वाला डिस्काउंट रेट यूज़ करें. बस स्टैंडर्ड ने ये लिखा हुआ है कि एंटिटी इस कस्टमर के पास जाए, जाके पता करे कस्टमर यार मुझे उधार दे दे, कितने पे उधार देगा. अगर वो कस्टमर मान जाए उधार देने पे तो वो इंटरेस्ट रेट आप यूज कर लें. ये स्टैंडर्ड के अल्फाज हैं. यूज द डिस्काउंट रेट दैट इज यूज्ड इन फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन बिटवीन कस्टमर एंड एंटिटी दैट द फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है यार, लोन ट्रांजैक्शन. यूज द डिस्काउंट रेट दैट इज यूज्ड इन लोन ट्रांजैक्शन बिटवीन कस्टमर एंड एंटिटी दैट डज नॉट इन्वॉल्व द सेल ऑफ गुड्स. और यार चीजें नहीं बेचते, छोड़ परे, मुझे उधार चाहिए यार, देता तो मुझे उधार, जितने पे वो उधार देने को तैयार हो वो रेट यूज कर लें. कल मैं पढ़ा था बेसिस ऑफ कंक्लूजन में, बहुत से लोगों ने इस पे एतराज किया था कि कई कस्टमर्स हमारे होते हैं, हर कस्टमर से जाके ये पूछें कि कितना लोन लें, क्या करें. तो कई लोगों ने इसके ऊपर आर्गूमेंट्स भी दिए. फिर स्टैंडर्ड वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें बस यही मुनासिब लग रहा है, हमने ये फैसला किया है. उसकी फिर बेसिस ऑफ कंक्लूजन भी नीचे दी हुई थी और लंबी बहसें हैं, हमें क्या उससे. अच्छा, अब पेपर में आइडियली ये लाइन देनी चाहिए एग्जामिनर को कि कस्टमर और सेलर आपस में चीजें बेचना खरीदना नहीं चाहते. अगर सेलर कस्टमर के जाके मिन्नत करे कि मुझे उधार दे दें तो वो कितने का देगा, वो रेट यूज होना चाहिए. कंक्लूजन, यूज द इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट. क्या मतलब, चलो यार सवाल में अगर कस्टमर मुझे लोन नहीं दे रहा तो मैं बैंक से जाके पता कर लूं कितने के लोन है. लॉजिक समझ आ रही. मेरा बोरिंग रेट फिर मैं यूज कर लूं. अगर सवाल ये वाला इंटरेस्ट सवाल को देना चाहिए कि मैं इस कस्टमर के पास जाके उधार लूं तो कितना इंटरेस्ट मांगेगा. अगर वो सवाल नहीं दे रहा तो ये स्टैंडर्ड के डेटे में स्कोप लिमिटेशन आ गई एक तरह की, जिसे आप ऑडिट में पढ़ते हैं, स्कोप लिमिटेशन आ गई. अब इस स्कोप लिमिटेशन में क्या करें,
इस पर अब कस्टमर हमें कुछ नहीं बता रहा था, हम किसके पास चले जाएं? बैंक के पास। और बैंक के बताओ मेरी पुरानी बोरिंग्स ये हैं, मैं एक और बोरिंग करना चाहता हूं, मुझे बताओ कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे। ये वाला रेट पेपर में यूज कर लें, ये भी नहीं अवेलेबल तो मार्केट रेट यूज कर लें, मार्केट में जाके बैंक का लोन ले लें, वहां का रेट यूज कर लें। लेकिन एक रेट आपने यूज नहीं करना, इम्प्लिसिट। लेकिन अगर ये दोनों भी गिवन ना हो, बट इफ इट इज नॉट गिवन देन यू कैन यूज द, अब प्रायोरिटी बता दें। नहीं, ये इंक्रीमेंटल भी नहीं है, ये जो स्टैंडर्ड में सिर्फ ये लाइन लिखी हुई है। बेहतरीन कौन सा रेट है कि मैं उससे जाके लोन लूं तो क्या इंटरेस्ट होगा, वो नहीं अवेलेबल तो मैं बैंक जाके अपना लोन लेने के लिए बात कर लेता हूं। नहीं अवेलेबल तो मैं मार्केट चला जाता हूं। नहीं अवेलेबल वो तो मजबूरन वो 11.8% सवाल में गिवन था ना, कौन सा वाला, तो वो छुपा हुआ रेट ट्रांजैक्शन के अंदर मैं यूज करने की कोशिश कर लेता हूं। ये प्रायोरिटी है। आप बता दें हमारे सवाल में ये वाला रेट गिवन था? नहीं। इंक्रीमेंटल गिवन था और इम्प्लिसिट भी गिवन था। अब इंग्लिश पढ़ें, यूज इंक्रीमेंटल बट इफ इट इज नॉट गिवन देन यूज द। इंशाल्लाह आपको जो पेपर में सवाल आने ना उसमें डिस्काउंट रेट ही लफ्ज लिखा होगा बस। इन चक्करों में डालेगा ही नहीं, मेरे ख्याल से इन चक्करों में डालेगा ही नहीं कि आपको 2-4 ऑप्शंस दे। लेकिन ये आईकैप की किताब का सवाल था जो भी हमने किया डिस्काउंट रेट वाला, तो आईकैप की किताब से ये सवाल था। अच्छा जी, 15 नंबर का इसका आ सकता है यार। ये 15 मिनट हमें इसकी डिस्कशन में लगेंगे, 15 मिनट हमें कोई इसकी डिस्कशन में लगेंगे। डन है, ये डन हो गया। कोई 15 मिनट हमें इसकी डिस्कशन में लगेंगे, 15 मिनट इसकी डिस्कशन में लगेंगे। प्रेजेंटेशन पढ़ ली है मैंने, रिवाइज करानी है कुछ एग्जांपल्स के साथ, कॉन्ट्रैक्ट एसेट की कुछ एग्जांपल्स और करवानी है। ये कितना पैकेज बना है? 1.5 घंटा बन गया। इसमें आप 15 मिनट और डाल लें, कल का होमवर्क डिस्कस करना है। कल के होमवर्क के वो आपकी मर्जी है, फिर बैठिए कि ना बैठेगा आपकी मर्जी है। तो इसमें आप कितना टाइम लग जाएगा? तकरीबन 1.5 घंटा बन गया। अब जो भी है करना तो है ना, अब आपकी मर्जी है। आप मैं बुध को आ जाता हूँ, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपकी मर्जी है, यूट्यूब पे देख लें, जैसे मर्जी करें। ये करनी है तो करनी है डिस्कशन। अच्छा, अब आपके ऐसे देखने से ये डिस्कशन खत्म नहीं हो जानी, जो है वो है पेपर में। अच्छा, दूसरी बात, अब पार्ट बी अपलोड होने लगे, उसमें अगर आपने रिलैक्स करने ऑडिट की क्लास से पहले तो कर लें। फाइनल अकाउंट के अंदर एक शेड्यूल था, 3rd शेड्यूल, जो हल्का सा आपको मैंने करवाना शुरू किया था लेकिन वो हम नहीं कर पाए थे। ये नहीं, ये शाम को नहीं डालना, शाम को सिर्फ IFRS 15। तो ये ज़रा सफ़ा मैंने 10-15 मिनट लगा के समझाने की कोशिश करनी है। इसमें से 1 से 2 नंबर का MCQ आता है, तो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाएँ, ताकि ऑडिट की क्लास रिलैक्स होकर लें। ये विषय फिर बाद में डिस्कशन ले लीजिएगा। मेरा मशवरा है बैठ जाएँ, 15 मिनट में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा क्लोज़ कर दूँ। ऑफ करो यार।